दोस्तों ये जो वीडियो है ये परवीन जी के द्वारा शेयर की गई, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर भी हैं। इनके द्वारा जो इसका टाइटल दिया गया है वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया कि आइडेंटिफाई द एनिमल हियर, यानी कि आप लोगों को जानवर यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। मतलब जो इंसान है वो जानवरों से भी बदतर व्यवहार यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर एक बिग कैट दिख रही है, यानी कि यहाँ पर इसके साथ में अगर आप लोग देखेंगे कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसकी पूंछें पकड़कर इसके पैर पकड़कर खींचे जा रहे हैं और इसका पिछला पोर्शन जो है वो पैरालाइज हो चुका है, यानी कि वो काम नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। तो ये नॉर्मली जब इंसान जो है ना वो जानवरों की तरह व्यवहार करने लगता है तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मुझे पर्सनली टाइटल जो है वो पर्सनली वास्तव में काफ़ी अच्छा लगा कि आइडेंटिफाई द एनिमल हियर, यानी कि एनिमल यानी कि जानवर, रियलिटी में जानवर कौन है। बाकी खड़े हुए यहाँ पर मजा ले रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं उसकी, जो कि ऑलरेडी अधमरा हो चुका है जानवर, उसके साथ में खेला जा रहा है। अगर ये सही होता तो बताता इनको कि औकात क्या है मेरी। तो वो वाली चीज़ देखने को मिली तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। ये इस तरीके जो इंसिडेंट है ना, ये इंसान को ये बताते हैं कि रियलिटी में इंसान किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वीडियो के नीचे अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि आप लोगों को टाइटल देना है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे क्या टाइटल दोगे, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग इसको क्या टाइटल देना पसंद करोगे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू यार। शानदार तरीके से एंजॉय करना, जो ये फेस्टिवल्स होते हैं हमारे देश में, सबसे प्यारी चीज़ ये लगती है कि हम लोगों को और ज़्यादा अपनी कल्चर के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और टाइम टू टाइम हम लोग को ये याद दिलाते हैं कि ये हमारे देश की कल्चर है, ये हमारे देश की धरोहर है। तो हम लोग को हमेशा इनको एंजॉय करना चाहिए, वो भी एक दूसरे के साथ में मिलकर। तो पूरी एसएलवी परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के परिवार को हैप्पी जन्माष्टमी। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, जो भी फास्ट रखता है वो भी अच्छे से फास्ट रखिएगा और अच्छे से अपना फास्ट खोलिएगा। अच्छा, फास्ट कौन कौन रखने वाला है कमेंट बॉक्स से बताइए जरा, और कब से आप लोग फास्ट रखते हुए आ रहे हैं इसके बारे में जरूर बताना। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 19 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है, जिसको सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। कुछ आर्टिकल तो यार ऐसे हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही लार्ज स्केल पर फायदा पहुंचाने वाले हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर एक आर्टिकल होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, बहुत शानदार आर्टिकल है। यहाँ पर एक कोटेशन भी होगी आप लोगों के लिए, और ये आर्टिकल जो है ये इतना शानदार है कि आप लोगों का करंट के साथ साथ में एक स्टैटिक पोर्शन भी पूरा कवर कराने वाला है। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही साइंटिस्टों के द्वारा कई सारे अतरंगी इनोवेशन किए जाते हैं, तो उससे पता लगाया जाता है कि दुनियादारी कैसी चल रही है हमारे आसपास में। तो ये भी आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, इससे पता चलेगा ये आर्टिकल कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। एक और आर्टिकल हिंदू का ही बहुत शानदार आर्टिकल है, ये आप लोगों को खासकर स्टेट पीसीएस और इंटरव्यू के अंदर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। बहुत डिटेल में इस आर्टिकल को मैं डिस्कस करने वाला हूं कई सारे एंगल्स के साथ में, और इसके बाद में यूपीएससी से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आज के जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आंसर दिए गए, और आज के एसएलवी कमांडो है यहाँ पर खुशी के द्वारा खुशी खुशी में बहुत प्यारे से आंसर दिए गए। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। और बाकी न्यूज एनालिसिस का पोर्शन रहेगा वो भी काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि टकटकी लगाकर आप लोगों को यार ये लेक्चर देखना है, जिसमें करंट और स्टैटिक का काफी शानदार मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी क्वेश्चन के साथ में। तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय करेंगे तभी आप लोग उसका आंसर भी दे पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से पूछूंगा। ये रिसेंटली अभी न्यूज में भी थे, पर्सन इन न्यूज। इनका पूरा जो गेम है, जो खेल है, वही पूरा न्यूज में है। उसके बारे में तो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ही। इसी के साथ में इन पर्सनैलिटी का नाम भी आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन पहचान पाता है इनको। तो पहचानो कौन में ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आप लोगों के सामने। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आलसी लोगों का साथ जो है वो कोई नहीं देता, यानी कि भगवान भी उनका ही साथ देता है जो अपना साथ खुद देते हैं। आप लोगों ने एक पर्टिकुलर डायलॉग सुना होगा माझी मूवी का कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो ये जो कोटेशन है यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आप लोग अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, कड़वी लगेगी पर लेकिन सच्चाई है, तो कोई आप लोगों के लिए यहाँ पर आकर काम नहीं करने वाला है। बचपन में होता है कि आप लोगों को बड़े लाड़ प्यार में रखा जाता है, जिंदगी आप लोगों की बड़ी शानदार तरीके से चलती है, आप लोग लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की जिंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप लोगों के ऊपर कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने नहीं समझी और आप लोग इनको भूल कर छोड़कर आगे बढ़ते चले गए, इन रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया और आप लोग हमेशा लापरवाही में अपनी जिंदगी जीते चले गए, तो कभी भी लाइफ में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोगों ने मेहनत नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ने भी मेहनत नहीं की है।
कोई ना कोई बैठकर मेहनत कर रहा होगा। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कोई और मेहनत कर कर आप लोगों से आगे निकलेगा, और इस बात की गारंटी है, क्योंकि सीट लिमिटेड है, सारी चीजें आप लोगों को लिमिटेड देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है ताकि जो आप लोगों के सामने चीजें हैं वो आप लोगों को अच्छे से मिल सके। ठीक है, एक वीडियो बनाई थी यूपीएससी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, कल शाम इसको आप लोग जरूर देखिएगा। और बाकी इसके बारे में पूरा प्रोसीजर क्या है वो भी मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग इसको जाकर देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है कि कैसे आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। पहले वीडियो देखना, उसके बाद में फिर ये पूरा प्रोसीजर है, उस वीडियो के नीचे भी मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है ताकि सारी चीजें आप लोग अच्छे से कवर कर सकें। और ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो डिटेल में आप लोग को बताया। आज है 19 अगस्त और आज का जो दिन है ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंसानों को इंसानियत के नाते कुछ अच्छा करना चाहिए, इसीलिए इसको हिंदी में विश्व मानवतावाद दिवस बोलेंगे। यानी कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई बार ना जब इंसान जो है किसी की हेल्प कर देता है कि हाँ यार कुछ तो मानवता आज की डेट में भी जिंदा है, ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो उसी को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है 19 अगस्त को, ये अगर कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से किसी की हेल्प करता है, कहीं पर कोई भी दिक्कत देखने को मिलती है, किसी की जान जाती है, कई सारे लोगों की जान जाती है यहाँ पर, तो किस तरीके से यहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। अब की बार जो थीम है बोला गया हैशटैग द ह्यूमन रेस, और यहाँ पर इसका एम ये है कि हम लोग आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इमरजेंसी देखने को मिल रही है कई सारे देश में और कई सारी दिक्कतें निकलती हुई नजर आ रही है, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डे है, अगर इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं तो रखिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाया करते हैं। एक बात फिर से बोल दूं मैं, जो भी आप लोग आज का जो डिस्कशन देखेंगे, हर एक डिस्कशन के एंड में आप लोग कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनका आंसर आप लोग को अच्छे से देना है। ठीक है, तभी आप लोग इस डिस्कशन को एंजॉय कर पाओगे। और आज का दिन कैसा आप लोगों ने डिसाइड किया कि कैसा रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एक बार। और कल का दिन कैसे आप लोगों ने एंजॉय किया है उसको आप लोग जाकर एक बार देखिएगा, जिससे कि आप लोग ये डिसाइड कर सकें कि आने वाला दिन आप लोग का कैसा रहने वाला है। और ये डिसाइड अगर आप लोग नहीं करोगे तो आप लोगों का एक एक दिन जो है वो कैलेंडर में से खत्म होता चला जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को ही ये काम करना है अपने लिए, कोई और आप लोगों के लिए आकर नहीं करेगा ये। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा और अपने काम पर आप लोग को अच्छे से फोकस देना है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में या फिर ड्यूटीज के बारे में जब भी कुछ पढ़ना हो आप लोगों को, तो मेरे तो दिमाग में हमेशा एक ही कोटेशन आती है, और वो है एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की कोटेशन। उनके द्वारा ड्यूटी के बारे में बड़ी ही शानदार बात बोली गई है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, पहले तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइम पे डेली लेक्चर लेकर आना। आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों की ड्यूटी है कि अपनी पढ़ाई को प्रॉपर वे में लेके चलना। किसान खेती कर रहा है, वो किसान की ड्यूटी है। इसी तरीके से जो भी कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस कर रहा है तो उसकी ड्यूटी होगी। तो अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी के साथ में लापरवाही करता है तो उसको सबकी चोचो बच्चो करनी पड़ेगी। सब सुना होगा ना चोचो बच्चो, यानी कि सबकी एक तरीके से वो एक मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो एक डिग्निटी वाली लाइफ उसको मिल सकती है वो वाली नहीं मिलेगी। सामने वाले के रहमो करम पर पलना पड़ेगा अगर वो अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दिया, आप लोग टाइम पर अपना काम नहीं कर रहे हो तो सामने वाला आप लोगों को सुनाएगा, क्योंकि वो तो पैसे दे रहा है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है। अपने तरफ से कोई गलती करने का मौका मत छोड़ो, अपना जो काम करना है आप लोगों को उसको प्रॉपर वे में करो, हमेशा अप टू द डेट रहो अपने काम को लेकर, सामने वाले को बोलने का मौका ही मत दो। तो ये होता है अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में फॉलो करना। एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई, बोला गया कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड टू सैल्यूट एनीबडी। यानी कि अगर अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हो, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में फॉलो करते हो, तो किसी को भी सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है भाई। अपनी ड्यूटी को एंजॉय करते रहो, अपने काम को काम पे करते रहो, किसी के सामने कोई भी आप लोगों को चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ यू पोल्यूट योर ड्यूटी, लेकिन अगर अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करोगे, उसको प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करोगे, यू हैव टू सैल्यूट एवरीबडी, तो आप लोगों को हर एक इंसान को सैल्यूट करना पड़ेगा, चापलूसी करनी पड़ेगी, यार ये काम निकल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तो ये चीजें यहां पर बोली गई है, मुझे पर्सनली दिल से पसंद है कोटेशन, तो इसलिए मुझे लगा ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने कोटेशन होनी चाहिए। और कुछ भी लिखने के लिए आ जाए ड्यूटीज के बारे में तो वहां पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी यार। अगर यहां पर बात की जाए तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके द्वारा यहां पर कमेंट किया गया, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब 15 अगस्त का जो अपना स्पीच दिया गया उसमें भी उनके द्वारा ड्यूटीज के बारे में बात किया गया। तो हमेशा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कंपेरिजन होने लगता है
कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें कंपेयर होने लगता है कि किसको ज़्यादा एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी कई सारी बातें होने लगती हैं। तो ये काफ़ी डिबेट डिस्कशन वाला टॉपिक भी है, आगे भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। अगर बात की जाए तो जीएस पेपर 2 के अंदर जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वहां से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कई सारी बातें करूंगा मैं अभी आप लोगों से, जो कि आप लोग समझ पाएंगे। फिलहाल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया ड्यूटीज के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, कि नागरिकों को ड्यूटीज कैसे फॉलो करनी चाहिए, एक मार्गदर्शन का काम करेंगी, वो सारी बातें। पर लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो तो यहाँ पर दो चीजों में कंपेयर होता है हमेशा। एक तो हो गया फंडामेंटल राइट और दूसरा हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें कंपेयर क्यों होता है उसके पीछे का मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा। उसमें कंपेयर इसलिए होता है क्योंकि जब फंडामेंटल राइट लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि अगर उनका हनन हो गया तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। पर लेकिन फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पर एक और कोटेशन मुझे याद आती है, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि अगर आप लोगों के पास में पावर है, कल को आप लोग आईएएस बन गए तो आप लोगों के साथ में दुनिया भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लगेंगी जो आप लोग को इंप्लीमेंट करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आईएएस बन गए तो भाई साहब उसको उठा के जेल में डलवा दो, अपनी दुश्मनी निकाल लो, उसने मुझे ऐसा बोला था जब मैं एक तरीके से पढ़ाई कर रहा था, मेरे घर वालों के साथ में ये किया था, अब आया मजा, अब बदला लिया जाएगा। नहीं, वो आप लोग की जो ड्यूटी है, जो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है कि ये तुम्हारी पावर है तो ये तुमको इतना काम करना पड़ेगा। तो अधिकार आप लोगों को दे रखे हैं, वो आप लोगों को बताइए। फंडामेंटल राइट जो आप लोगों को पता है तो पार्ट 3 में संविधान में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है सारे, ठीक है। इसी के साथ में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो वो पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पार्ट 4 में भी अगर आप लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 51A इसके अंदर आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है एक पर्टिकुलर संविधान में संशोधन करके। कौन सा था वो संविधान में संशोधन? याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ये 1976 में। हाँ बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने, ये उस टाइम की बात की जा रही है जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेके 1977 तक। उस टाइम पर यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई कि लोगों को ये बताया जाए कि आप लोगों की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने आज की डेट में 11 ड्यूटीज हैं। पर लेकिन स्टार्टिंग में 10 ड्यूटीज यहाँ पर ऐड की गई थी। ये सारी की सारी ड्यूटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे अपने देश में अपनी चीज़ों को आप लोगों को रेस्पेक्ट करना है, किस तरीके से उनको आप लोगों को वैल्यू देना है, कैसे आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। इवन अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जहाँ पर जो जंगल हो गए, नदियाँ हो गई, लेक, वाइल्ड, ये सारी चीज़ें इसको यहाँ पर इंक्लूड करके चला गया है। तो यानी कि आप लोगों से यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन भी चुका है। पर लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 10 ड्यूटी जो थी यहाँ पर ये तो ऐड की गई थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। तो ये तो सबको पता रहता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एक ये बन जाता है कि जो ये लास्ट वाली ड्यूटी है ये कब ऐड की गई। लास्ट वाली ड्यूटी थोड़ी सी खतरनाक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी क्योंकि ये ड्यूटी तो बनी पेरेंट्स की पर लेकिन फंडामेंटल राइट बना यहाँ पर बच्चों का। ये कैसे? ये कंफ्यूजन में आप लोग आओगे। जैसे कि जब संविधान में संशोधन किया गया तो यहाँ पे एक साथ में दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार किए गए। एक तो बच्चों को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बच्चों को यहाँ पर एक अधिकार दिया गया। अधिकार क्या दिया गया? बच्चों को ये दिया गया अधिकार राइट टू एजुकेशन का, यानी कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर यहाँ पर जब चेंज किया गया। तो यहाँ पर संविधान के अंदर में यानी कि 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए। यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। पर लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको कैसे पता होगा एजुकेशन के बारे में? पेरेंट्स की ड्यूटी होनी चाहिए ना कि पेरेंट्स यहाँ पर उनको स्कूल में भेजें कि हाँ जाओ स्कूल में जाओ, इस तरीके से। तो उसके चलते पेरेंट्स की ड्यूटी भी यहाँ पर बनाई गई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ये एक्ट लाया गया फिर 2002 में आगे चलकर, जिसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा पर्टिकुलर एक संविधान में संशोधन करके ये माता पिता की ड्यूटी बनाएगी कि वो बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, जो एक तरीके से अब बोल सकते हैं 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर बच्चा जो है वो सही डायरेक्शन में चल सके। और आगे चल के आप लोगों को पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमारे देश में आया 2009 में। ठीक है, तो उसी से इंप्लीमेंट किया गया यहाँ पर इस वाले कानून को, जो कि पहले यहाँ पर लेकर आया गया था।
तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड की गई थी यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये सबसे बाद में ऐड की गई है, ठीक है। अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, कोई भी जब काम होता है, हमारे संविधान में संशोधन हो गया, फिर कुछ भी जैसे कोई कानून बनाना है, तो उससे पहले एक पूरा एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के लिए नॉर्मली कमेटी बनाई जाती है, तो इसको भी एनालिसिस करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या है ये आप लोगों को यहां पर बताना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ऐड कर लेना है यहाँ पर, जो 6 से लेके 14 साल बच्चे हैं, ये नॉर्मल बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसा दिव्यांगन है उसके लिए ये जो चीजें हैं ये 18 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा पॉइंट और आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेना। तो ये जो सारी ड्यूटीज है, अब बात की जाती है कि ड्यूटीज इंसान को फॉलो करनी चाहिए, पर लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग ड्यूटीज फॉलो करते हैं फिर नहीं करते हैं? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम लोग ड्यूटी फॉलो करते हैं, यस या फिर नो? आप लोग बताइए। और कुछ आप लोग अपनी एक दो ड्यूटीज का बताइए कि आप लोग कौन सी ड्यूटीज फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें क्यों पूछता हूं मैं, ये सारी चीजें इसलिए पूछता हूं बीच बीच में, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप लोग इस तरीके से तैयार करके चलो। आप लोगों से इंटरव्यू ने पूछ लिया, भाई साहब बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा अच्छी है या फंडामेंटल राइट ज्यादा अच्छे हैं, या फिर दोनों में कंपेयर करके कौन सी लोगों को ज्यादा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा है द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल ड्यूटीज दे दो, इनके अधिकार छीन लो, इनकी जो एक तरीके से एक बैलेंस बना करने चलो, तो वो वाली चीजें नहीं बोल सकते। तो एक बैलेंस बनाकर चलना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो लोगों को मिल रही है, पर लेकिन हम लोग फॉलो भी तो कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा, टैक्स पे करने की बारी आती है तो हम लोग सब टैक्स पे करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग जब यहाँ पर, अभी आप लोगों ने देखा जीएसटी फाइल किया जा रहा था, इनकम टैक्स जो फाइल किया था, उस टाइम पर सबने अपना अपना टैक्स भरा है। इसी के साथ में जब आप लोग रोड पर चल रहे हैं, आप लोग रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते कि रेड बत्ती आ गई तो रुक गई, ग्रीन आ गई तो चले। तो इस तरीके से वो सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो तो किए जा रहे हैं, या फिर फॉलो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग आप लोगों ने देखा, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं? हम लोग पूरा उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा अभी कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने अपना झंडा फहराया। ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आप लोगों को देखने मिलता है कि हम लोगों को इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारा जो नेशनल एंथम हो गया, राष्ट्रीय गान, और हमारा जो झंडा हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग हमेशा बात करते हैं अपने देश में सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी कि देश को हम लोग को सहज कर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। इन्वायरमेंट आप लोगों ने देखा, अभी जब यहाँ पर बहुत सारे एसएलवी फैमिली मेंबर ने भी मानसून के टाइम पर कई सारे पेड़ लगाए। कईयों ने मुझे ट्विटर पर और फेसबुक पर टैग भी किया कि हाँ सर हम लोगों ने पेड़ लगाए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, उनको मैंने कईयों को शेयर भी किया था उस पर, जो सोशल मीडिया हैंडल पर। तो ये ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप लोग खुद देखिए, कहीं पर कोई वायलेंस होता है तो हम लोग वहां पर कोशिश करते हैं कि शांति बनी रहे। तो ये ड्यूटी है कि नहीं है? तो ये सारी ड्यूटीज हैं, आप लोग ये ड्यूटीज फॉलो करते हो, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यानी कि इंसान जो है जाने अनजाने में बहुत सारी ड्यूटीज ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से वुमेन की डिग्निटी के बारे में आप लोग बात कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो रेस्पेक्ट दी जाती है। जो कुछ बदतमीज सोसाइटी के जो गंदे तत्व हैं उनको छोड़ दिया गया। तो नॉर्मल एक इंसान क्या करता है कि रेस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। आप लोग बस में कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो आप लोग कई बार सीट दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मेट्रो वगैरह में अगर आप लोग जा रहे हैं, कहीं पर हेल्प करना है किसी को रोड क्रॉस कराने पर, तो आप लोग रोड क्रॉस करा देते हैं। किसी का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाकर वहां से हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। तो ये सारी आप लोग एक अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी तो फॉलो कर रहे हो, पर लेकिन आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोगों के अधिकार आप लोगों को नहीं मिल रहे, फंडामेंटल राइट आप लोगों को नहीं मिल रहे, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग अपना कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आर्टिकल 19 के अंदर में आप लोग अगर जी के अंदर जाओगे तो कहीं पर भी जाकर अपना कोई बिजनेस, कोई ट्रेड, कोई व्यापार कर सकते हो। उसके बारे में आप लोगों को जो है सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को कोई जाने नहीं दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई घूमने नहीं दे रहा है, अपना विचार रखने चाह रहे हो तो उसको रखने ही नहीं दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट जो है ये दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक तरीके से। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ले लिया एक छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनस वे में आप लोगों को लेकर इनको चलना है। एक तरीके से एक गाड़ी के दोनों पहिए आप लोगों को नजर आएंगे, तभी एक बैलेंस बन पाएगा। जो मैंने पूछा था कमेटी का नाम बता दीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को बताने भी वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा करता हूँ ना यार, उसमें पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। तो उससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग सही तरीके से चीजें कर रहे हो, क्योंकि जब मजा तभी आता है जब दोनों तरफ से एक के पार्टिसिपेशन होता है। वरना ऐसा लगता है कि मैं आया, बैठा और गा के चला गया अपनी कहानी, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। जब आप लोग उधर से आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तभी तो मजा आएगा, ठीक है। तो उसी में चीजें अच्छी भी लगती हैं जिस तरीके से आप लोग देखोगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप वीडियो को लाइक पता है क्यों नहीं करते हैं?
क्योंकि आप स्टार्टिंग में बोल देते हो कि टकटकी लगा कर देखना। हम लोग टकटकी लगा कर देखते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करना कोई कंपल्सेशन नहीं है, वो एक तरीका फीडबैक रहता है, और वो मुझे नहीं चाहिए, वो यूट्यूब को चाहिए होता है। उससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छी है या फिर बुरी है, उसी के बेस पर उसको आगे बढ़ाता है। अगर डिसलाइक कर दोगे या फिर उसमें मतलब नेगेटिव उसको रिपोर्ट कर दोगे तो वीडियो को रोक देगा वहाँ पे कि गंदी वीडियो है, कुछ गलत है इस वीडियो के अंदर में। तो मुझे नहीं चाहिए होता है, वो बेसिकली यूट्यूब को फीडबैक चाहिए होता है कि ये वीडियो कैसी है, उसके हिसाब से वो उसको आगे लेके चलता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लिया करो वीडियो कंप्लीट होने के बाद में, फिर स्टार्टिंग में जब सूटेबल लगे कोई इसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छे से लेक्चर को एंजॉय किया करो। चलिए कमेटी का नाम लिख दे, स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए हो गया नाम, ठीक है। तो यहां पर कमेटी कौन है? कमेटी है यहां पर स्वर्ण सिंह कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, अगर पूछ ले कोई आप लोगों से, क्या हमारे संविधान में ओरिजिनली थी जब हमारा संविधान बनाया गया? नहीं भाई, ओरिजिनली बिल्कुल नहीं थी, बाद में हम लोगों ने मशक्कत करके इसको यहां पर लाया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है। तो यहां पर नॉर्मली रसिया बोला जाता है, जैसे कि सोवियत यूनियन बोलते हैं, शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने लिए। पार्ट 4A के अंदर इनको इंक्लूड किया गया। 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 के अंदर में, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा यहां पर ये बातें की गई। तो 10 तो ओरिजिनली थी, ओरिजिनली मतलब जब ओरिजिनली ऐड की गई, पर लेकिन एक ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में, और 51A आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ में पार्ट 4A के अंदर यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। पार्ट 4 के अंदर क्या है? वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी में जो ए ऐड कर दिया, ए जहां पर भी कैपिटल ABCD लिखा हुआ मिलेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि संविधान में संशोधन करके ऐड किया है हम लोगों ने इनको, ये ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब जब संविधान बना तभी इनको बाद में ऐड किया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इनके बारे में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कई बार कईयों को इसमें डाउट रहता है। ये नॉन जस्टिसेबल है, ये इन द नेचर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग बोलो गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने अब की बार जो है वैकेंसी नहीं निकाली और वो हमको जॉब नहीं दे रही है, तो आप लोग उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते गवर्नमेंट को कि हाँ इसने हमारे लिए जॉब नहीं निकाली है, ये आप लोग इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अगर यहां पर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा कुछ काम हो गया कि हाँ जो आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है और वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप लोग अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को कोर्ट में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो फिर भाई साहब आप लोग कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 जो है वो इसी के बारे में बात करता है कि यहां पर आज की डेट में अगर कोई भी किसी भी का अधिकार प्रॉपर नहीं फॉलो कर पाता है, उसको नहीं मिल पाता उसका अधिकार, तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो, तो उसके ऊपर आप लोगों को यहां पर अधिकार मिलता है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, इसको इस तरीके से समझ के चलिएगा कि आज की डेट में आप लोगों के पास में जो अधिकार है वो आप लोगों का हथियार है, उनको आप लोग एक तरीके से पावरफुल वेपन आप लोगों के पास में है कि आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को मिला है, फंडामेंटल राइट के तौर पर आप लोगों को अपनी बातें रख सकते हो। पर लेकिन वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों की इतनी होनी चाहिए कि दूसरे की स्पीच, दूसरे की जिंदगी में वो हनन न डाल दे। आप लोगों ने फालतू में किसी को भी गाली दे दी बैठकर, सामने वाले की इमेज डिस्ट्रॉय कर दिया आप लोगों ने, तो वो नहीं है। अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, तो उसमें भी लिमिटेशन है। आप लोग पता चला कि हाँ मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देश को गाली दे रहे हैं, संविधान को गाली दे रहे हैं, झंडे को गाली दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं चलने का है। चलेगा इतना ही कि हाँ आप लोगों की अधिकार आप लोगों के लिए है, उनको आप लोग एंजॉय कर सकते हो, और उनको अगर कोई कंप्लीट नहीं करने दे रहा है, फॉलो नहीं करने दे रहा है, तो अब आप लोग जाकर कोर्ट में अपनी जो है दलीलें सुना सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। ये कुछ स्लाइड यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड कर दी है। पूरा पॉलिटी का जो चैप्टर है वो आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में के अंदर जो भी चीजें कवर कर रखी हैं वो सारी मैंने डिटेल में, फंडामेंटल ड्यूटीज बाय वीर अगर जाकर सर्च करोगे पॉलिटी के अंदर में, पूरा लेक्चर आप लोगों को खुल के आ जाएगा। दुनिया में प्रॉपर वे में एक तो हमारा देश और आप लोगों को जापान देखने को मिलता है, जहां पर प्रॉपर वे में एक डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने ड्यूटीज को मेंशन कर रखा है। यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पर इतने प्रॉपर वे में ड्यूटी को जो है वो लिस्टेड ही नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही शानदार संविधान, बड़ा ही प्यारा सा एक अच्छा सा संविधान हमारा बनाया गया है, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में एक नहीं तरीके से कहते हैं बड़ी ही प्यारे तरीके से लिखा गया है। भी बातें यहाँ पर ये मुझे लगा कि अगर कोई पॉलिटिकल लेक्चर नहीं देखे किसी ने तो कम से कम आप लोग इनको देख लीजिएगा। जो बातें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, इसमें नोट्स की फॉर्म में आप लोग इनको देख सकते हैं। अब अगर आप लोग कुछ लिखने के लिए आ जाए फंडामेंटल ड्यूटी का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंडक्ट है एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती है। आप लोगों को जो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज मिली है, आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वोट डालने के अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में एंटी सोशल कोई एक्टिविटी होती है सोसाइटी को ही नहीं, जैसे अभी मैंने बोला कि झंडे की कोई इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है,
तो उनको रोकने का ये काम करती है। आप लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट लेकर आती है कि हाँ, अपने देश में महिलाओं की इज्जत करनी है, जहां पर आप लोग बैठे वहां पर महिलाएं सुरक्षित फील करें, कहीं पर कोई किसी भी तरीके से हमारे देश की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहा है उसको रोके, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है ये उसको रोके, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प करती है कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। यहां पर एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। यहां पर जब स्टार्टिंग में ये पूछा गया कि हमारी कंट्री में अपने सेक्युलर को कॉन्सेप्ट को कैसे लेकर चलना चाहिए, क्या हम लोग को जो रिलीजन है उसको अलग करना चाहिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से, जब इसके बारे में यहां पर बातें चल रही थी, मतलब एक तरीके से रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम पे रिलीजन ही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता था। ठीक है, तो यहाँ जिससे एक तरीके से नहीं, रिलीजन अगर कोई एक रिलीजियस पर्सन है तो वो बोलेगा नहीं यार गलत काम नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से काफी बड़ा दोस्त माना जाता है। तो हमारे देश के अंदर भी यहाँ पर महात्मा गांधी जी के साथ में जब ये डिबेट डिस्कशन चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसको ये देखा गया कि रिलीजन जो है वो एक काफी अच्छा फ्रेंड है एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि अगर आप लोग बात करें, मैंने अभी बताया ना, जो रिलीजियस लोग हैं जो ढंग से अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और सही एक तरीके से मनसा के साथ में फॉलो करते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि किसी भी रिलीजन में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई हैं कि वो आप लोग ये बोलते हैं उसको जाके मार दो, उसके रिलीजन को गाली दो, उसका रिलीजन गलत है मेरा रिलीजन अच्छा है, कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वो तो लोगों की खुद की अपनी इच्छाएं हैं, जिस तरीके से वो उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाइड करते जा रहे हैं और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लोगों की हरकतें हैं, ना कि रिलीजन के बारे में अगर कोई बात बोले तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में कई बार चीजें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तरीके से कानून बनाने में काफी हेल्प मिल जाती है जब ये ड्यूटीज हमारे पास में रहती हैं इस तरीके से कि अच्छा ये इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करके चलना है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में एक खाका तैयार कर देती हैं कि ये चीजें ऐसे की जा सकती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प मिलती है, जैसे रिलीजन जो है वो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कि चोरी नहीं करनी चाहिए यार ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, ये ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए ऊपर वाला देख रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, इवन मैं आप लोगों को अपनी एक छोटी सी यहाँ पर एक स्टोरी ऐड करूंगा। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम पर मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे और मेरे ताऊजी एक्सपायर हुए थे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे नहीं कहीं कुछ भी अगर कुछ गलत हो रहा है। एक दिन क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे एक दिन क्या है, तो कई बार होता है बीच बीच में, जैसे कि आप लोग कहीं दुकान पर जाते हैं तो गलती से क्या करता है दुकान वाला कई बार ज्यादा पैसे दे देता है। ठीक है, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि पैसे दिए तो मैं उसको उल्टे लौटा दिया। ठीक है, तो उल्टा लौटा दिया तो फिर मतलब कहीं ना कहीं ये ना माइंड में क्या रहता है कि यार ऊपर वाला देख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था दादाजी देख रहे होंगे क्या कर रहे हो। ठीक है, मैंने एक तरीके से अपने आप को समझाने के लिए कि कुछ भी अगर कुछ गलत कर रहा हूँ, कहीं पर कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कि गाड़ी लेकर चल रहा हूँ तो मतलब कि रेड लाइट जो है वो क्रॉस नहीं करनी है। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने लिए कोई अपने एक आइडिया रख लीजिए माइंड में कि अब वो इंसान जिससे आप लोग रेस्पेक्टली काफी कनेक्टेड है, जिससे मैं दादाजी के साथ में काफी अच्छे से कनेक्टेड था। ठीक है, कुछ भी सामान होता था तो जब मैं घर जाया करता था तो वो वेट करते रहते थे कि मैं आऊंगा उनके लिए सामान लाऊंगा। मतलब पापा मेरे पापा जी को बता देना, घर में बता दे, तो ये लाडला बेटा है, लाडला पोता आएगा उसी को बताएंगे था मतलब एक कनेक्शन जो होता है आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। तो वो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अपने मन में कोई भी एक ऐसा इंसान रखिए जिसको आप लोग रेस्पेक्ट करते हैं और उसको सोचिए कि अगर कल को कुछ तुम गलत कर रहे हो यार वो इंसान देख रहा होगा। ठीक है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे दादाजी जो हैं वो मेरे साथ में रहते हैं, मैं कुछ भी अगर कुछ गलत करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार वो देख रहे होंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो मैं हमेशा कुछ भी ना तो गलत करता हूँ, मतलब एक तरीके से अपने आप को रोक लेता हूँ अगर कहीं भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है। और इससे दूसरी बात ये भी है कि इंसान जब खुद गलत नहीं कर रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे उस इंसान के साथ में भी गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके इंसान को वो पोजीशन मिलेगी उसको आगे चलकर जिसका वो हकदार है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी आप लोगों ने मूवी देखी रॉकेटरी, बड़ी शानदार मूवी यार, मजा आ गया देखकर। उस मूवी को आप लोग देखिएगा। उस मूवी के अंदर हालांकि उनके साथ में स्टार्टिंग में गलत हुई है बहुत सारी चीजें, पर एट द एंड ऑफ द डे बाद में जान पाए लोग और उनको अभी जो है अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से कहीं ना कहीं एक इंसान जो है उसको वो रिस्पेक्ट मिल गई, जिसने जो गलत किया उसने तो गलत किया पर लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट मिल गई, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें बोल रखी हैं यहाँ पर। रंगनाथ मिश्रा जो जजमेंट था 2003 का, इसी के साथ में एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 का आप लोगों को जजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो दो जजमेंट हैं में कुछ बातें बोली, एक मिनट रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसके द्वारा कुछ बातें बोली गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल राइट है। तो ये एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स जो 2001 का जजमेंट था, इसी के साथ में बोला कि लीगल सैंक्शन तो आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हो कि उनको इन्फोर्स करना है। इसी बोला गया शुड नॉट ओनली बी लीगल इन्फोर्स,
बट बाय द सोशल, यानी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो सोसाइटी के थ्रू उसको इन्फोर्स करना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इन्फोर्स आप लोग वैसे नहीं कर सकते जैसे फंडामेंटल राइट है, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग शब्द, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसा ही नाम है जैसा फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल शब्द दोनों के आगे ऐड किया गया है, ठीक है। तो इनको इतना ही स्टेटस मिलना चाहिए जितना पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को मिलता है, इसलिए यहां पर इसके बारे में बातें की जाती है। और फाउंडिंग फादर ने, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उन्होंने भी इस बात का काफी अच्छे से यहां पर ध्यान रखा, इस चीज को प्रॉपर वे में लेकर चला जाए। यूपीएससी भी चाहती है कि आप लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाने, तो 2015 में उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन मेड इन। तो यहां पर प्रीएम्बल के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, तो किसके अंदर है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन आंसर देता है। आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। ये पढ़ा है अभी, यहां पर मैंने तीसरे नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोग की, जो कि इसके बारे में यहां पर बात करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने उठाकर पूछ लिया यहां से। आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका डी हो गया। कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर करके चलना चीजें। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, पर लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा, यानी कि ये प्रो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो इसमें एक स्टेटमेंट को लेकर। वैसे पहली स्टेटमेंट तो आप लोग नॉर्मली समझ ही जाओगे जो अब तक मैंने पढ़ा है। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो वीडियो को पॉज कर, इससे आप लोगों को यही पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को मैंने कैसा पढ़ाया, ठीक है। तो एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया? ए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, तो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज, यानी कि एक पर्टिकुलर कानून की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या ऐसा कुछ होता है? मैंने अभी बोला यहां पर कि कोई भी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता किसी कानून से, ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा बोला गया दे आर कोरिलेटिव्स टू द लीगल ड्यूटीज। तो लीगल ड्यूटीज कौन सी होती हैं? जो कि कानून के थ्रू बनाई जाती है, जैसे कि आप लोगों को टैक्स पे करना है, टैक्स पे नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ऐसा नहीं है यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर डी हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरा एक आर्टिकल शानदार तरीके से डिस्कस कर दिया, करंट में क्या चल रहा है, यूपीएससी में क्या क्वेश्चन बने हैं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के अंदर इसके बारे में क्या बातें कर रखी है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन आंसर राइटिंग के लिए भी कोई आप लोगों से पूछे, इस आंसर राइटिंग की कोटेशन आप लोगों से कोई पूछे, क्या क्या हमारे देश में इसके बारे में बोला जा रहा है, तो सारी बातें कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन कौन से संविधान में संशोधन कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कह रखा है। तो यानी कि पूरा एक शानदार तरीके से कई सारे टॉपिक का एक मिक्सचर होकर ये पूरा आप लोगों का आर्टिकल यहां पर तैयार हो गया, ठीक है। इसमें से 3-4 आर्टिकल निकाले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है कि अब यहां से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो अब छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, ठीक है। तो थम्स अप देकर बताना कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो, किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन हो तो उसको बताना, फिर आने वाले टाइम में उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने एक नॉर्मली बात सुनी भी होगी और घरों में कई बार ये बात कही भी जाती है, यार ये इंसान घर में रहे ना, घर का माहौल अच्छा रहता है, या फिर ये इंसान घर में आ जाता है ना, घर का माहौल बिगड़ जाता है। यानी कि इंसान की प्रेजेंस से ये देखा जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और उसके बेस पर ये पता लगाया जाता है कि घर का माहौल कैसा रहने वाला है। यानी कि अगर घर में जैसे मम्मी पापा कोई खड़ूस टाइप के हैं नहीं, बच्चों को बिल्कुल 24 घंटे उठा कर पटक पटक कर मारना, अपना गुस्सा उतारना, तो ऐसा लगता है बच्चों की मम्मी पापा आ गए, बस यार अब ना घर में ना बिल्कुल एक तरीके से चून ही निकलनी चाहिए। पर लेकिन कुछ ऐसे मम्मी पापा हैं जो कि हमेशा मोटिवेट करते हैं, अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और एक तरीके से खुश रखते हैं बच्चों को, अगर जरूरत पड़े तो डांट भी देते हैं, पर लेकिन एक तरीके से प्रोडक्टिव बातें ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव एक थॉट्स नहीं लाते हैं। कुछ पूछने लगे बच्चा तो उसको डांट के बैठाते, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो चीज़ों को चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको चेक करने से पता चले कि इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का पर्टिकुलर एरिया का। तो इसी तरीके से अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करने वाला हूँ कि हमारी कंट्री में अभी एक स्टडी की गई जिसमें जो अर्बेनाइजेशन के बारे में या कंजर्वेशन के बारे में पता चला, ये इस पर्टिकुलर जिनावर को देखकर, ये बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा दिख रहा है ना, आगे से गुलाबी टाइप का, पीछे से नीला टाइप का। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, इसके ऊपर स्टडी की गई। तो क्वेश्चन बनेगा, यूपीएससी खासकर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है। तो जीएस पेपर 3 के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं, और प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सबसे पहले तो ये काम किसके द्वारा किया गया, कौन बैठा था कि हाँ यार चलो कुछ और कर लेते हैं, जो कर करके पक गए हैं, तो ये थे हमारे आईएससी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बेंगलोर के जो हमारे जो रिसर्चर हैं उनके द्वारा थोड़ा सा मजा लेने की काम किया गया कि चलो कुछ चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है। तो वो इसके पीछे पड़ गए कि इसको देखते हैं ये क्या क्या हरकतें करता है, कैसी इसकी जीवनी है, कैसा ये काम करता है, कहाँ खाता पीता सोता नहाता धोता है। तो इसके पीछे लग गए अपने कैमरे लेकर अपनी चीज़ों को स्टडी करने के लिए। इसका नाम है एग्मा, ठीक है, तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इसकी स्टडी करने से क्या क्या चीजें पता चली वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और कितना फायदा हो रहा है इसकी स्टडी करने से, कैसे हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण, कि हमारे देश में जो शहरीकरण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, उससे किस तरीके से चीजें जो हैं वो इंपैक्टेड आप लोगों को होती नजर आ रही है। तो उसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बातें करने वाला हूं काफी अच्छे से और काफी डिटेल में। सबसे पहले तो जो एक खूबसूरत सा जिनावर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों को नॉर्मली गिरगिट टाइप का आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, इसका नाम है, इसको बेसिकली एग्मा बोलते हैं, पर लेकिन यहाँ पर सेमोफाइलिस डोरसैलिस भी इसको बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है जो कि यहाँ पर, ठीक है। तो पी साइलेंट है यहाँ पर, तो सेमोफाइलिस और डोरसैलिस, तो ये इसका नाम है जो कि पी साइलेंट है, पी नहीं बोला जाएगा। कलर तो आप लोगों ने देख ही लिया, कितना प्यारा सा इसका कलर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके कलर के बारे में बताया जा रहा है, ऑरेंज ब्लैक कलर का आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर नोट करने वाली है, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ये बोला जा रहा है कि इसकी बॉडी में से हीट नहीं निकलती है, या फिर इसकी बॉडी जो है वो हीट जनरेट नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर इसको अपनी बॉडी को गर्म रखना है तो ये आसपास वाले एरिया में, या तो वहां पर जहां पर सूरज निकलता है वहां पर जाएगा, या फिर कोई ऐसा सोर्स होगा जैसे कि कोई चट्टान गर्म हो गई, तो ऐसी गर्म जो चट्टानें गर्म हो रही है, जो थोड़ा सा ऐसी चट्टानें जहां पर अलग से कोई एक माहौल ऐसा रहे कि वो थोड़ी गर्म रहे, वहां पर जाकर अपने छाती को अपने शरीर को चिपका कर रखेगा, ताकि वहां पर जो है इसकी बॉडी को गर्मी मिलती रहे। यानी कि ये जो है ठंड का प्राणी नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे जो है पसीने बहुत आते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पर अगर बात करूँ, जब मैं दिल्ली में मेट्रो में घुमा करता था, ऐसा लगता था लोगों को मेरी तरफ को कई बार देखने लगते थे कि ये इंसान मतलब एसी में खड़ा होगा भी इसको पसीने आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से बॉडी टाइप होता है एक तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो बॉडी टाइप है ये खुद की हीट जनरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या हो गई कि अब इससे ये पता लगाया जाएगा कि जहां पर ये इंसान जहां पर ये जानवर रहता है वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि वहां पर आउटसाइड हीट थोड़ी ज्यादा मिलेगी। यानी कि सोचो ये जो जिनावर है ये उन एरिया में पाया जाता है जहां पर एक तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, वहां पर इसकी संख्या जो है आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। क्यों? क्योंकि हीट इसको पसंद है, खुद की हीट ये नहीं एक तरीके से ये जो एक बॉडी से नहीं निकाल पा रहा है। तो जहां पर थोड़ा सा गर्म होगा तो वहां पर आप लोग इससे पता लगा सकते हैं, और इसी के बेस पर ये क्या खाता है क्या पीता है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो कैसे एक पर्टिकुलर एरिया में फूड चेंजिंग नेचर जो है एक तरीके से वेब चेंज हो रहा है वो भी हम लोग समझ पाएंगे। वैसे तो ये एशिया में पाया जाता है, और एशिया में भी हमारे कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर, जैसे तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, यानी कि यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा पाई जाती है। एक तरीके की छिपकली है, गिरगिट टाइप में आप लोग इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो नेचर है वो यहाँ पर हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे, इससे कई सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। एक तो इनको यहाँ पर प्रिकोसल स्पीसीज बोला जाता है। प्रिकोसल स्पीसीज कैसी होती है इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे बचपन से ही काफी मैच्योर होते हैं। वो दो तरीके के होंगे, एक तो जिनके मम्मी पापा जो हैं काफी डिसिप्लिन वे में हो, वो स्टार्टिंग से मैच्योर हो जाते हैं, ज्यादा नहीं कहते कि लोलो पोचो नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से नहीं ज्यादा जो एक पैम्परिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तो वो वाले बच्चे जो होते हैं एक काफी अच्छे से मैच्योर होते हैं, या फिर दूसरी थोड़ी सैड घटना घट जाती है, बचपन में किसी मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, तो वो बच्चे आप लोग को ज्यादा मैच्योर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने भी पैम्पर नहीं किया, उन्होंने अपनी जिंदगी जो है अपने हिसाब से जीकर चलिए। बचपन से ही कोई काम करना पड़ जाए बच्चों को खासकर अगर बात करें, ठीक है, तो वो थोड़े से ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो स्पीसीज है यहाँ पर इसके जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से ही बर्थ के टाइम से जैसी हैचिंग होती है, अंडे से बाहर निकलते हैं, तो रिलेटिवली मैच्योर और मोबाइल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो दूसरी स्पीसीज होती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। तो इसको प्रिकोशियल स्पीसीज का नाम यहाँ पर दिया गया है। IUCN में यहाँ पर लिस्ट कंसर्न में है, CITES में इसको इस नॉट एप्लीकेबल, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप लोगों का पीछे छूट गया यहाँ पर। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको लिस्ट कंसर्न में रखा गया है। CITES की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है कमेंट बॉक्स में, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अगर बात करें जब इसकी स्टडी की गई तो कुछ बातें सामने निकल कर आई। एक तो बात मैंने आप लोगों को बता दी कि सिटी में गर्मी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे काफी आमतौर पर। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है।
इसी के बेस पर यहाँ पर इनका खाना पीना जो है, अगर उसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो ये इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह जो भी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं। पर लेकिन ये खुद जब इनका नंबर आता है तो इनको यहाँ पर स्नेक डॉग वगैरह इनको चपेट जाते हैं। तो इससे एक पता चलता है कि जहां पर कोई इंसेक्ट्स नहीं रहेगा तो वहां पर ये नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां से इंसेक्ट्स खत्म होते जा रहे हैं, और जहां पर इंसेक्ट्स खत्म हो रहे हैं वहां पर ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे ये पता चला है फूड वेब का भी कि हाँ, इंसानों की हरकतों की वजह से कहां कहां पर क्या क्या चीजें पर क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसका भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी के साथ में इंसेक्ट्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कितना हेल्दी है। इवन आप लोगों को बता दूं, जो पेड़ पौधे फूल पत्तियां हम लोग आसपास में देख रहे हैं, एक पोलिनेशन का प्रोसीजर होता है। यानी कि पोलिनेशन का जो प्रोसीजर एक तरीके से बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर में, तो समझाने की कोशिश ये की जाती है कि अगर पोलिनेशन न हो तो कभी भी कोई भी पेड़ जो है उसके ऊपर फल न दिखे आप लोगों को। काफी बड़ा पोलिनेशन का काम जो है वो तितलियां भी कर रही है, तितलियां करती हैं, सारे कई सारे जीव जंतु करते हैं, हवा करती है। तो वो पोलिनेशन के काम जो है वो इंसेक्ट्स काफी ज्यादा तरीके से करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो यहां से हम लोग देखेंगे दिक्कतें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि लिजार्ड जो भी है, छिपकली जो भी आप लोग इसको बोलो, ये जिसका नाम एग्मा है, ये कहीं ना कहीं अपनी बॉडी की हीट नहीं लेता है, इसकी बॉडी से हीट नहीं आती है, तो वहां पर गर्म के बारे में पता चलता है, वो मैंने बता दिया। फूड चेन के बारे में पता चल गया, वो बता दिया आप लोग को। और इसके चलते हम लोग ये समझ पाते हैं कि गुड मॉडल सिस्टम है एक तरीके से अंडरस्टैंड करने का कि इकोसिस्टम कैसा है इस पर्टिकुलर एरिया में या फिर इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर में। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो आईएससी बेंगलोर के जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा इनके ऊपर स्टडी की गई। ठीक है, पता चला कैमरा लेके इनके ऊपर घूम रहे हैं, इनको लगा यार पता नहीं क्या हो गया आजकल हमारे पीछे लोग क्यों घूम रहे हैं, जहां भी देखे वहां कैमरा लगा दिया, ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ नहा रहे हैं। तो इनको लग रहा होगा यार हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी, कोई क्राइम तो नहीं कर दिया हम लोगों ने। तो ये है, इंसानों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी चीज एक्सट्रीम वे में होने लगती है ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है ताकि उसके बारे में सही और गलत समझा जा सके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है, और बिल्कुल यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को यूपीएससी में देखने को मिलती है। ठीक है, बोला गया कि जो पेनिसुलर रोक एग्मा है यहाँ पर, ठीक है, पेनिसुलर रोक एग्मा, तो नाम तो वैसे पेनिसुलर दे दिया है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेनिसुलर एरिया में ही पाया जाता है। ठीक है, बोला गया कि डू नॉट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट, सीक वार्मथ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स लाइक द वार्म रॉक्स, इसी के साथ में सनी स्पॉट ऑन द वॉल, तो वहां से ये गर्मी लेते हैं। यानी कि तो गर्म चट्टाने हैं या फिर आसपास में कोई ऐसी गर्म दीवार, कोई ऐसी चीज है जहां से गर्मी लेता है अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया दे आर मोस्टली फाउंड इन साउथ एंड द वेस्टर्न इंडिया, तो यहां पर सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया है यहां पर एक ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन, नन ऑफ द अबव। सही आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक सुना है। दे दिया, मैक्सिमम ने गलत किया होगा क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जरूरी है, पूरा टॉपिक पता है आप लोगों को, सारी बातें पता है, पर फिर भी एक छोटी सी गलती आप लोगों को लेकर डूब जाती है। आप लोगों को लगता है क्वेश्चन पता था यार, सही करके आए, पर लेकिन यहां पर हो गया कांड। ठीक है, तो ये कांड से बचना है आप लोगों को। तो क्या हो गया, मैंने अभी क्या बताया कहां कहां पर ये पाए जाते हैं। अभी आप लोगों को मैंने समझा यहाँ पर, ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वेस्टर्न में पाए जाते हैं, यहाँ पर ये साउथ और वेस्टर्न में, तो ये गलत स्टेटमेंट होगी। तो इनकरेक्ट ही पूछा गया, तो आंसर बी हो गया, और आप लोग क्या होगे लगा के ए चिपका के होगे। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी है, छोटी छोटी गलतियां सुधारनी है, और वो कैसे सुधरती हैं, वो यहाँ पे सुधरती हैं प्रैक्टिस से। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके आप लोग चलो। ओके, तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, अगर कोई भी डाउट हो तो उसको बताना, बाकी फीडबैक दे देना लाइक डिसलाइक कर जैसा भी आप लोगों को लगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लेक्चर बनाता हूं, और मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाया करे तो आप लोग फीडबैक दिया करो। मतलब आप लोग मुझे मार्क्स दे सकते हैं कि मतलब कि मैंने लेक्चर कैसा बनाया, तो 10 में से अगर मार्क्स देने तो आप लोग मार्क्स दे सकते हैं। तो इससे मेरी परफॉर्मेंस पता चलेगी कि मैं लेक्चर कैसा बना रहा हूं, क्या आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर लेक्चर खरा उतर रहा है या फिर नहीं, उससे ये बातें पता चलती हैं। तो यानी कि एक तरीके से ये फीडबैक प्रोसीजर हो जाता है यहाँ पर। तो इससे ये पता चलता रहता है कि सामने वाला कैसे काम कर रहा है। सेम पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये चेक करती रहती हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसा काम चल रहा है। जैसे हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट हो गई, ठीक है, अभी यहाँ पर राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हालांकि उसमें वहाँ पर असेंबली नहीं है फिलहाल, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम। तो जहाँ जहाँ पर भी असेंबली आप लोगों को देखने को मिलती है, उनकी सिटिंग कैसी चल रही है, तो इसकी स्टडी करने के लिए यहाँ पर अभी जब हमारे देश में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया तो पता चला कि केरला जो है, केरला के अंदर में जो असेंबली की जो सिटिंग है वो 61 सिटिंग देखने को मिली, हाईएस्ट इन द कंट्री। यानी कि जो केरला है हमारी कंट्री में, जो साउथ इंडिया का एक राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर,
जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर टच करता है, और एक यूनियन टेरिटरी भी है यहाँ पर, जो कि यूनियन टेरिटरी का डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी, जो कि मेहे वाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बाकी तो आप लोगों को येनम आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी यहाँ पर, कराईकल यहाँ पर, और ये हो गया मेहे। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी के, एक आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, 2 आप लोगों को देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में, और एक देखने को मिलेगा केरला में। तो ये याद रखिएगा। तो केरला के द्वारा सबसे ज्यादा सिटिंग यहां पर ली गई, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है, ये बोल रही है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा। पर लेकिन इतना न्यूज में क्यों आ गया ये इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल को चलकर। केरला जो है वो अभी स्लिप होकर 8 स्लॉट पे आ गया, 8वें नंबर पर आ गया था। कब? कोविड-19 के टाइम पर। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा अपनी जो असेंबली की जो सिटिंग है वो होल्ड कर दी थी। उसने बोला था कि मैं असेंबली की सिटिंग नहीं करूंगा। रीजन क्या था? कोविड-19 से बचना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 से बचा जा सके और यहां पर लोगों को बीमारी न लगे। तो उसके चलते ये 8वें नंबर पर पहुंच गया था। कई सारे राज्य ने उस टाइम पर सिटिंग की थी, तो उसकी वजह से ये यहां मार्केट से बाहर हो गया था एक कंपटीशन से। पर लेकिन फिर से पहले नंबर पर आ गया। इसने 61 डे की सिटिंग की यहां पर, जो कि किसी भी स्टेट के द्वारा देश के अंदर हाईएस्ट है। तो बड़ा ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा पहले तो यहां पर कि कौन सा राज्य हमारे देश में सबसे ज्यादा सिटिंग करके गया। अभी सदर्न जो स्टेट है यहां पर 2021 में यहां पर इंप्रेसिव ईयर रहा, मोर वर्चुअल सेटिंग यहां पर देखने को मिली कोविड-19 के टाइम पर। ठीक है, 2016 से अगर 2019 में आप लोग बात करें, ठीक है, तो यहां पर टॉप पोजीशन यहां पर बनी रही यहां पर। तो फिर से अपनी टॉप पोजीशन जो है वो ग्रैब कर ली गई है केरला के द्वारा। तो पहले नंबर पर केरला ने सबसे ज्यादा सिटिंग की 61, दूसरे नंबर पर उड़ीसा ने 43, तीसरे नंबर पर कर्नाटका ने 40, तमिलनाडु ने 34, बिहार ये टॉप में है। ये काफी अच्छी लगा मुझे यहां पर बिहार को देखकर। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आसाम और गुजरात, तो ये वो राज्य हैं जिनके द्वारा टॉप सिटिंग यहां पर देखने को मिली, यानी कि एक साल के अंदर में कितनी सिटिंग की गई है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि ये बताया किसके द्वारा गया। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं जिसका नाम है पीआरएस लेजिस्लेटिव। तो पीआरएस के द्वारा यहां पर ये सारी चीजें स्टडी की गई, और उनके द्वारा द एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज, ये 2021 यहां पर ये रिलीज किया गया। क्योंकि हम लोग 2022 में है, तो इनके द्वारा 21 का बताया गया कि 21 में किस तरीके से हमारी सेटिंग देखने को मिली है। तो उसका एक खाका तैयार करके इनके द्वारा दिया गया है। तो केरला जो है वो फर्स्ट प्लेस पर आया 2021 के, इसके चलते 61 जो सेटिंग यहां पर देखने को मिली। केरला के द्वारा 144 ऑर्डिनेंस यहां पर प्रोमोगुलेट किए गए, ये भी देश के अंदर हाईएस्ट थे लास्ट ईयर, ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? जब कोई भी असेंबली जो है वो काम नहीं कर रही है, पावर में नहीं है, तो उस टाइम पर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो कि जरूरी है उस राज्य के लिए, तो यहां पर अध्यादेश जारी किया जाता है उस राज्य के द्वारा। अध्यादेश बिल्कुल इक्वल पावर रखता है जैसा कि कोई कानून पास करके पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में बनाया जाता है, उसी के इक्वल पावर आप लोग को अध्यादेश की देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। यानी कि जो अध्यादेश यहां पर जारी किया जा रहा है वो अध्यादेश एक इक्वल पावर रखता है, जैसी पावर एक कानून रखता है जो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाता है। ठीक है, तो उसको इसलिए लाया जाता है क्योंकि उस टाइम पर अगर असेंबली या फिर पार्लियामेंट पावर में नहीं है, तो अध्यादेश एक तरीके से बाईपास है, शॉर्टकट उस टाइम पर, ताकि कुछ टाइम के लिए आप लोग उसको ला सकें। अध्यादेश मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है ये आप लोगों को बताना है, और कौन सा आर्टिकल है याद रखिएगा। जब प्रेसिडेंट यहां पर अध्यादेश लेकर आते हैं तो वो आर्टिकल 1, 2, 3 से लेकर आते हैं, पर लेकिन जब स्टेट के अंदर अध्यादेश लाया जाता है, यानी कि जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, तो आर्टिकल 2, 1, 3 है। ठीक है, तो यानी कि 2 और 1 की पोजीशन चेंज कर दो। 3 ने बोला कि मेरा मूड नहीं है तुम्हारे साथ में बहस करने का, ठीक है, मुझे वहीं रहने दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पर। तो अभी फिलहाल बात करें तो ये चार्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो एब्रीविएशन है यहाँ पर और जो स्टेट का नाम यहाँ पर दे रखा है, तो ये एब्रीविएशन यूज किए जाते हैं कई बार। जो चार्टर जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है किसके द्वारा क्या क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस देगी। अरुणाचल प्रदेश के लिए एपी यूज कहता है, आंध्र प्रदेश के लिए AR यूज कहता है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के लिए AP यूज कहता है। कहीं पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हो तो इसका मतलब AR लिखा जाएगा। आसाम के लिए AS, बिहार के लिए BR, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए CG, गोवा के लिए GA। ठीक है, तो आप कौन से राज्य से आते हैं और आपके राज्य का एब्रीविएशन क्या है बताइए, देखता हूं आप लोगों के राज्य का एब्रीविएशन क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली कई तो पता ही होता है, जैसे यूपी का हो गया, उत्तराखंड का, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, DL दिल्ली हो गया, जैसे, पर लेकिन कईयों का नहीं पता होता है। ठीक है, जैसे उड़ीसा का OD हो गया, ठीक है, नागालैंड का NL हो गया। तो ये है बेसिकली एक चार्ट जिसके बारे में एब्रीविएशन आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों का राज्य और अपना एब्रीविएशन आप लोग बताइएगा। ये मैं आप लोगों को किस लिए बता रहा था, ये इसलिए बता रहा था ताकि आप लोग यहाँ पर सेटिंग समझ सके, जब इनके नाम यहाँ पर लिखे जाएं आप लोग अंडरस्टैंड कर सके किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कौन से राज्य के बारे में। तो आप लोगों के राज्य का नाम क्या लिखा गया वो बताएगा।
अब मणिपुर, उड़ीसा सबसे लेकर यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रोसीजर जो यहाँ पर देखने को मिला है, तो रूल ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से 40 डेज पंजाब के अंदर, 90 डेज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। इसी के साथ में 2005 में कर्नाटका जो था वो यहाँ पर निकल कर आया, कंडक्ट किया गया कर्नाटका बिजनेस स्टेट लेजिस्लेटिव, तो इसके चलते मिनिमम 60 डेज यहाँ पर रखा गया। यानी कि अलग अलग राज्य ने अपने अलग अलग डे डिसाइड कर रखे हैं कि कितने डेज जो है वो मिनिमम यहाँ पर बैठना है, यानी कि मिनिमम कितने डेज, इतने डेज तो मिनिमम बैठना ही बैठना है। तो नंबर ऑफ सिटिंग डेज जो असेंबली के अंदर देखने को मिल रही है वो यहाँ पर है, सबसे ज्यादा इसकी देखने को मिल रही है केरला की। पर लेकिन मिनिमम कितने दिन बैठने हैं, तो मैक्सिमम ने अपना मिनिमम क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं किया गया, ठीक है। तो यानी कि 40 से लेके 90 डेज का है मिनिमम, पर लेकिन मिनिमम भी फॉलो नहीं किया गया। तो इसके चलते बताया जा रहा है कि मान लीजिए आप लोग बोलो कि भाई आज ना हमको 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो मैं बोलूं कि यार चलो ठीक है 6 घंटे सही है, पढ़ो ना पढ़ो, पर एटलीस्ट 2 घंटे जरूर पढ़ लेना। 2 घंटे क्यों? 2 घंटे में आप लोग एक तो कम से कम जो करंट अफेयर आता है वो जरूर पढ़ना। करंट अफेयर डेली का आता है, आज नहीं पढ़ोगे तो कल का सर पे आगे बैठ जाएगा, कल नहीं पढ़ोगे परसों का भी आ जाएगा, फिर तरसों का आ जाएगा और फिर आप लोग छोड़ के साइड में हो जाओगे। तो रेगुलर डे का करंट अफेयर आप लोगों को जरूर कवर करना है। आप लोग बोलोगे कि हाँ 6 घंटे नहीं, हम तो 8 घंटे पढ़ेंगे, मैंने कहा ठीक है, पर लेकिन 2 घंटे जरूर पढ़ना। पता चला 1 भी घंटा नहीं पढ़े, ठीक है, गायब ही हो गए बिल्कुल। तो मिनिमम अपना स्टडी शेड्यूल आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम आप लोगों को 8 से 10 घंटे पढ़ना है, मिनिमम कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ना है। तो इतना क्राइटेरिया आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि इंसान है, कंप्यूटर नहीं है, तो ये आप लोगों को डिसाइड करके चलना है। तो इसीलिए मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उसके बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, उसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर समझाई गई है, तो इसको समझिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। एक खतरनाक चीज यहां पर निकल कर आ रही है जो कि ये बताती है कि किस असेंबली में कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक काम दिया कि आप लोगों को एक आंसर लिखना है, प्रॉपर एक निबंध लिखना है। जैसे मैं सैटरडे में आप लोगों को नॉर्मली निबंध दे देता हूं, ठीक है, संडे में आप लोगों को एथिक्स का क्वेश्चन देता हूं, तो मैं आप लोगों को बोलता हूं इसको पार्टिसिपेट करना है, इसमें अच्छे से लिखना, ठीक है। एक बच्चा बोला कि सर 5 मिनट में निबंध लिख के फेंक दिया मैंने, तो आप लोगों को लगता है कि वो निबंध लिखा होगा उसने। 5 मिनट में कौन निबंध लिखता है? 5 मिनट में तो कोई आंसर ना लिख पाए ढंग का, उसके लिए भी लगभग 7 मिनट लगती है एक प्रॉपर आंसर जब लिखा जाता है, ठीक है। 7 साढ़े 7 मिनट का टाइम आप लोगों को लाना होता है एग्जाम में जब आप लोग जाकर बैठोगे। अगर कोई असेंबली जिस दिन इंट्रोड्यूस किया उसी दिन पास करके फेंक दिया, तो 44% जो बिल है यहाँ पर 28 स्टेट असेंबली के अंदर में, वो जिस दिन इंट्रोड्यूस किए गए उसी दिन पास कर दिए। यानी कि उस पर प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन हुआ ही नहीं है, उस पर प्रॉपर टाइम लिया ही नहीं गया है। तो ये देखने को मिलेगा गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब और बिहार के अंदर में, जहां पर यहाँ पर 8 स्टेट ऐसे हैं जिसके द्वारा ऑल बिल जो है जिस दिन इंट्रोड्यूस किए गए उसी दिन पास कर दिए कि हम तो भाई साहब चिट्टी है, रोबोट है, आज ही इंट्रोड्यूस करेंगे और आज ही कहानी खत्म करेंगे। ऐसी दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। कर्नाटका, केरला, इसी के साथ में मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर ये टाइम ले रहे हैं, मतलब मोर देन 5 डेज ले रहे हैं पास करने के लिए प्रॉपर, ताकि एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को पास किया जा सके। अगर बात करें केरला, 94% जो बिल है वो पास किए गए आफ्टर एटलीस्ट 5 डेज। आप लोगों को इसीलिए केरला देखिए, केरला ना आगे चलते हैं, उसके पीछे रीजन है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा देखने को मिलेगा, हेल्थ सिस्टम में काफी काम होगा वहां पर, ठीक है। प्रॉपर पास करने में बिल को टाइम लिया जा रहा है, हवाबाजी नहीं की जा रही है कि इंट्रोड्यूस कर दिया, पास कर दिया और यहाँ पर एक तरीके से पता ही नहीं चल रहा है क्या सही है क्या गलत है। जब किसी चीज में टाइम देते हो ना आप लोग बोलते हो सर ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दोस्त उसके साथ में दोस्ती तो करो, बैठ के उसको थोड़ा टाइम तो दो। टाइम दोगे तो आप लोग उसको आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो वही टाइम यहाँ पर असेंबली के अंदर देना है, जब उसके पास में आप लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, उसमें क्या खामी है क्या खामी है वो देख ही नहीं रहे हो, बस पास कर दिया क्योंकि हम लोग मेजोरिटी में और कहानी खत्म कर दी। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो सबसे ज्यादा जो टाइम लिया जा रहा है केरला के अंदर में 94% बिल जो है वो 5 डेज ले रहे हैं, और जबकि यहां पर एक दिन के अंदर निपटा के साइड में फेंक दे रहे हैं कि हम लोगों ने काम कर दिया। मेघालय जो है वो 80% जो है यहां पर बात करें, और कर्नाटक जो है वो 70%, यानी कि ये वो एरिया है जो प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कौन से राज्य से आप लोग आ रहे हैं, वहां पर कैसे कानून आप लोग के जो चुने हुए नुमाइंदे बना रहे हैं, उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कैसे लोगों को आप लोगों ने चुनकर भेजा है, वो कितना इंटरेस्ट रख रहे हैं आप लोगों की चीजों के अंदर में, ठीक है। तो हालांकि नेगेटिव चीजें हर जगह देखने को मिल जाएगी। पेंडेमिक के टाइम पर केरला की भी खस्ती हालत हो गई थी, ठीक है। मैनेज करना वो एक अलग चीज है, ठीक है। ऐसी नहीं कि सारी चीजें पॉजिटिव ही दिखेंगी, पर लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप लोग बात करोगे, ठीक है, मेरा बॉडी वेट क्या है, आप लोगों का बॉडी वेट क्या है, आप लोगों की हाइट क्या है, मेरी हाइट क्या है, मैं क्या खाता हूं, किस तरीके से लाइफ स्टाइल है, वो डिफरेंट है, आप लोगों का कंप्लीटली डिफरेंट है। तो दोनों को कंपेयर करना वो बनता नहीं है। पर लेकिन जब एग्जाम में लिस्ट तैयार होती है तो वहां पर ये नहीं देखते कि आप लोग क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, आप लोगों ने अटेम्प्ट क्या किया है, वहां पर बैठकर वो देखा जाता है। उसके बेस पर कौन टॉप आया, कौन पास हुआ है, कौन फेल हो गया लिस्ट में ही नहीं है, वो डिसाइड होता है।
तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी चीजें। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और ये आप लोग इवन अगर सजेशन के तौर पर आए, कोई इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ ले कि कैसी कमियां हैं, क्या देखने को मिल रही है असेंबली के अंदर में, तो इंटरव्यू के तौर पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग बता सकते हो कि सिटिंग तो हो रही है, बिल पास हो रहे हैं, पर लेकिन उन पर प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो उसमें आप लोग सजेशन के तौर पर आप लोग दे सकते हैं, और इवन आंसर राइटिंग में भी। ओके, कि ऑर्डिनेंस के बारे में हाईलाइट दी गई, कितने ऑर्डिनेंस जो है कानून बना दिए। तो आंध्र प्रदेश ने 20 ऑर्डिनेंस, महाराष्ट्र ने 15 और केरला ने यहाँ पर लगभग जो है 33 यहाँ पर रिप्लेस किए गए एक्ट के तौर पर। यानी कि जो ऑर्डिनेंस आ गए थे, अब अध्यादेश तो जारी कर दिया, पर लेकिन उसका एक लिमिटेड होता है टाइम। जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कितना लिमिटेड टाइम होता है, अब वो एक्ट बनाना है आप लोगों को। तो एक्ट नहीं बनेगा तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर उसको एक्ट बनाया गया। तो यहाँ पर इनके द्वारा इतने बनाए गए, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के द्वारा भी यहाँ पर इफेक्ट में लाया गया। फिर से यहाँ पर डेटा है, फिर से बोल रहा हूँ, अपने अपने स्टेट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस दे लेना, क्योंकि स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो भाई साहब यहाँ से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, बस आप लोगों को फोकस देकर चलने हैं, ठीक है। एक इसी तरीके से उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से चहुमुखी विकास आप लोगों का यहाँ पर हो रहा है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब तरीके से, पर लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। ओके, कौन कौन से फोकस एरिया रहे जहां पर सिटिंग हुई, डिबेट और डिस्कशन हुआ स्टेट के अंदर में, तो ये काफी अच्छे पॉइंट है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, मेरे दिल को टच कर गया कि एजुकेशन जो था वो टॉप प्रायोरिटी रहा यहाँ पर। यानी कि समझ गए कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो 21% जो भी कानून पास हुए यहाँ पर रिसेंटली अभी 2021 में, उसमें एजुकेशन सबसे टॉप सब्जेक्ट रहा, जिसके ऊपर डिबेट डिस्कशन किया गया 21%। एजुकेशन के साथ में टैक्सेशन, जीएसटी वीएसटी जो टैक्स लगा रहे हैं, अर्बन गवर्नेंस कैसी चल रही है, उससे रिलेटेड कानून पास किए गए। इसी के साथ में यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो कि इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि बच्चे जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उन्होंने कईयों ने अपने माँ बाप को लुढ़का दिया, ठीक है, माँ बाप के एक अकाउंट में से पैसे उड़ा डाले, ठीक है, वो सारी चीजें। जॉब रिजर्वेशन को लेकर कई सारे राज्य जो हैं वो लोकल कैंडिडेट को जॉब देना चाह रहे हैं। इसी के साथ में वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी के बारे में। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोसाइटी के, जिनके ऊपर बात करना लाजमी है, यानी कि इनके ऊपर बातें होनी ही होनी चाहिए। तो इनके ऊपर काफी अच्छे से डिबेट डिस्कशन किया गया। तो ये काफी एक ऐसा प्रोग्रेसिव दिखा रहा है चीजों की कि हाँ ये एरिया है फोकस जहां पर हम लोगों ने अच्छे से काम किया है। तो ये प्रोग्रेसिवनेस दिखा रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव चीजों पर काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके ऊपर कई सारे स्टार आप लोग लगा लेना, क्योंकि कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। हमारी कंट्री में संविधान जो है वो आप लोगों को पता है कब इंप्लीमेंट किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में हमारा पूरा संविधान प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया गया। कुछ पार्ट जो था वो आप लोगों को पता है कि 26 नवंबर 1949 में इंप्लीमेंट किया गया, पर लेकिन प्रॉपर पूरा इंप्लीमेंट किया गया। तब से लेके हमारा संविधान कैसे वर्क कर रहा है, तो उसको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है। तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आया था 2000 और 2002 में, यानी कि ये इस ड्यूरेशन में आया था। ये हेड किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पर, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम.एन. वेंकट चलैया, इनके द्वारा यहां पर हेड किया गया था। तो इनके द्वारा बताया गया कि हाउस जो है स्टेट के अंदर में, ठीक है, जो लेस देन 70 मेंबर हैं, जैसे पुदुचेरी हो गया, तो वहां पर लगभग आप लोगों को लगभग 50 दिन एटलीस्ट वहां पर बैठना है, उनको कानून बनाने के लिए डिबेट और डिस्कशन करने हैं। कोई तमिलनाडु जैसा हो गया तो वहां पर लगभग 90 दिन तक बैठना है, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जब कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर गांधीनगर में 2016 में, तो उनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि स्टेट जो लेजिस्लेचर है उनको मिनिमम 60 डेज जो है वो सिटिंग करनी चाहिए एक साल के अंदर में, यानी एटलीस्ट 60 डेज तो यहाँ पर मिलना ही चाहिए। पर लेकिन जो 60 डेज का क्राइटेरिया है बिटवीन 2016 से 21 तक, अगर PRS जो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके हिसाब से माने, 23 जो स्टेट असेंबली है वो उनके द्वारा एवरेज 25 निकल कर आए यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से एवरेज जो है 25 निकल कर आया, जबकि यहाँ पर 60 जो है नॉर्मली होना चाहिए मिनिमम। अभी यहाँ पर केरला ने, आप लोग देखते हैं जो सिटिंग हुई यहाँ पर 61 पर, तो केरला ने टॉप कर दिया। आप लोग इससे समझ सकते हैं, यानी कि 61 पर भाई टॉप पर बैठा है, जबकि बोला कि मिनिमम 60 यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि जो मिनिमम है वो टॉप बन गया। तो इससे आप लोग क्राइटेरिया समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से काम करके यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन में चीज आ रही है, इसको पॉजिटिव में खींच कर लेकर आना है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये जो बोला है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप लोग इसको जरूर देखेगा। फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया, पुराने टाइम पे क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को। ये फायदे क्या होंगे इसके, अगर थोड़ी सी ये आदत सुधार ली जाए, तो एक तो हेल्दी डिस्कशन होगा, यानी कि जो डिस्कशन होगा वहां पर एक शानदार डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलग अलग पॉइंट जो है वो डिस्कस किए जा चुके हैं, एक डाइवर्स वे में डिस्कशन हो पाएगा, लोगों को टाइम मिल पाएगा। दूसरा, ईज ऑफ पासिंग द बिल, अगर बिल पास हो गया है, जैसे अभी किसानों से रिलेटेड 3 बिल पास किए गए, किसानों को उसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया। अभी यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो उससे रिलेटेड भी कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि स्टेट को लिया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है
वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो बिल पास किया जा रहा है तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो उसमें बोला गया, उसकी वजह से दिक्कत यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर काफी ऐसी चीजें होती हैं कि फिर बाद में प्रोटेस्ट होने लगता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यहां पर ये बोलते हैं गुलेटिन क्लोजर। इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, कंगारू क्लोजर भी इसको बोलते हैं और गुलेटिन क्लोजर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो यहां पर कोई भी प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स हैं वहां पर, यानी कि जैसे आप लोग बोलो कि पुराने टाइम पर ये अंग्रेजों के द्वारा यूज की जाती थी, वहां पर जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू जो चेयरमैन या फिर जो स्पीकर होता था वो क्या करता था, वो कई सारी ऐसी चीजें थी डिबेट और डिस्कशन को एक्सक्लूड कर देता था। ये बोलता था कि बस यही काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर अनसेलेक्टेड जो अमेंडमेंट होते थे, ठीक है, तो उनको एक तरीके से बिना वोट के ही पास करा दिया कि ठीक है, सही है, ठीक है। जो सेलेक्ट कर लिया उन पे डिबेट डिस्कशन कर लिया, बाकी को बिना डिबेट बिना वोट के ही, ठीक है। तो एक तरीके से, मतलब एक तरीके से नहीं, वो कहते हैं कि बाईपास लेकर चलना, तो वो बोलते हैं कि गुलेटिन क्लोजर। तो गुलेटिन क्लोजर रिड्यूस हो जाएगी अगर प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल, ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल आउट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ बिकेम द लॉ सिंस 1952, ठीक है। 14 प्राइवेट मेंबर बिल ओनली पास हुए हैं, और वो भी वहां पर पुराने टाइम पर, जबकि दुनिया भर के तब से लाए जा चुके हैं, पर लेकिन आज तक कोई पास नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अगर प्रॉपर सेटिंग आप लोग चलेगी यहां पर, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एनुअल जो रिव्यू है स्टेट रिपोर्ट का, ठीक है, तो जो डेटा यहां पर निकल कर आ रहा है, तो ये वेबसाइट और गैजेट के थ्रू यहां पर दिखाया जाता है। 19 स्टेट जो है वो इंक्लूड यूनियन टेरिटरी दिल्ली टुगेदर 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है, ठीक है। तो यहां पर उसके चलते जनता के सामने चीजें लाई जा रही है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर कई सारे एरिया में यहां पर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में जो प्रॉपर होना चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए प्रोसेस, जो प्रोसीडिंग बिजनेस की, तो यानी कि जनता के सामने भी चीजें यहां पर आनी चाहिए। तो अबाउट एनुअल रिव्यूइंग ऑफ स्टेट लॉ रिपोर्ट के बारे में यहां पर ये बातें की जा रही है, ठीक है। बाकी ये जो स्लाइड है यहाँ पर, ये प्राइवेट मेंबर बिल कब कब कौन सा पास किया गया, ये लिस्ट मैंने दे दी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, ये लास्ट जो पास किया गया था ये था दीवान चमन लाल, ठीक है। तो उनके नाम पर यहाँ पर ये बिल लाया गया था इंडियन पिनल कोड बिल 1963, ये पास किया गया था 1969 से लेके, फिर तब से लेके आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं किया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल कौन क्या होता है वैसे? प्राइवेट मेंबर बिल अदर देन मिनिस्टर अगर कोई भी प्रेजेंट करता है, यानी कि अगर मिनिस्टर बिल लेकर नहीं आ रहा है और पार्लियामेंट में उसके अलावा कोई भी मेंबर बिल लेकर आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट का ही पार्ट क्यों ना हो, यानी कि अगर बात करें अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, वो बिल लेकर नहीं आ रहे, ठीक है। पता चला कोई पर्सन है जो कि बीजेपी का ही है, वो बिल लेकर आ गया, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि मिनिस्टर बिल लेकर नहीं आ रहा है, कोई और बिल लेकर आ रहा है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल आप लोग यहां पर बोल देंगे। इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर आप लोगों को बाइकैमेरिकल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोगों को वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में है, बिहार में है, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। जम्मू एंड कश्मीर में थी पर लेकिन अभी नहीं है। रीजन आप लोगों को पता है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, अभी तो वहां पर असेंबली के भी प्रॉपर इलेक्शन नहीं हो पा रहे। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। 2015 में यहाँ पर पूछा गया है, अगर कोई बिल पास करना है ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू, ठीक है, तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में, तो उसको पास किया जाएगा दोनों हाउस के द्वारा, ठीक है। किस मेजोरिटी से? बोला गया सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, बोला गया 3/4 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी या एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो आंसर क्या है? इसका आंसर है सही ए, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक और तैयार कर देता हूं, कल को चलकर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाएगा यहां से, ठीक है। कहने के लिए तो इसका आंसर है, मैंने आंसर दे दिया, बस खत्म कर सकता हूं मैं यहां पर, अभी जो मैंने बता दिया, ठीक है, आंसर हो गया, आगे चल सकता हूं। पर लेकिन मेरा मन है एक छोटा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं एक टॉपिक का, जो कि है ज्वाइंट सिटिंग, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न रहे। तो एक अलग टॉपिक की तरीके से आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अगर कोई भी बिल पास किया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग की जब बात आती है, तो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कहां पर मेंशन है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 108 में मेंशन है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। तो ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस जो है एक साथ आकर बैठ जाते हैं, उसको आप लोग ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि ज्वाइंट सिटिंग की जब मीटिंग होती है, तो यहां पर इसको जो प्रिजाइड करने वाले ऑफिसर्स होते हैं वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो उसको प्रिजाइड करेंगे, ना कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो प्रिजाइड करेंगे, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा लोकसभा का, अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन करेगा राज्यसभा का, और अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है।
पर लेकिन अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है यहाँ पर राज्यसभा का, तो फिर कौन करेगा? तो फिर ये मिलकर डिसाइड कर लेंगे अपने आप कि कौन करेगा, तो उनके हिसाब से यहाँ पर कर लेंगे। अब तक 3 ऐसे बिल हैं जो कि ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू लाए गए। डोवरी प्रोहिबिशन बिल, यानी कि एक तरीके से जो दहेज लिया जाता है उसको रोकने के लिए। बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978, 1961, और इसी के साथ में प्रिवेंशन, जो यहाँ पर जो प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल 2002। तो ये कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में पूछा जाता है, कौन प्रिजाइड करता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो एक छोटा सा ऐसा टॉपिक है जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखे होंगे तो। यस या फिर नो, आप लोग बताइए बने हैं या फिर नहीं बने, तो इसके बारे में आप लोगों को ही पता होगा। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल जिसमें मैंने जितनी सारी चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी। ये बता दिया कहां कहां पर क्या क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, क्या रिपोर्ट है, किसके द्वारा क्या क्या बातें चल रही है, कौन कौन से राज्य कैसे कैसे पास कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस के लिए खासकर मैं इस आर्टिकल को बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा। पॉलिटी का एक पूरा चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर कवर हो जा रहा है, ठीक है, जिसके तहत यहाँ पर क्या क्या फोकस एरिया है, इंटरव्यू में कैसे आप लोगों को बोलना है, क्या क्या बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, इसके फायदे क्या हैं, कौन कौन से राज्य ने अभी प्राइवेट मेंबर कब तक, सॉरी, कौन कौन से प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं, कहाँ कहाँ पर बाइकेमिकल यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, और ज्वाइंट सिटिंग का एक टॉपिक। तो ये था पूरा पर्टिकुलर डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फीडबैक जरूर दे देना, 1 सेकंड लगेगी, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं ये कि कैसा लगा आप लोगों को ये टॉपिक। ठीक है, तो कंप्लीट पूरा एक अच्छे से डिस्कस किया, क्वेश्चन आंसरिंग के साथ में डिटेल में। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो आगे चलने वाली है। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि यूपीएससी के द्वारा फॉर्म निकाले जाते हैं, जो कि आप लोग अभी जो है आगे चलकर लगभग फरवरी में आप लोग फॉर्म भरते हो। वे जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों का प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स होने के बाद में आप लोगों का मेंस होता है, और मेंस होने के बाद में आप लोगों का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद में फिर एक फाइनल मेरिट निकल कर आती है। उसमें ये पता चलता है कि ये कैंडिडेट जो है वो सेलेक्टेड हो गए हैं, और फिर यहाँ पर इन कैंडिडेट्स की जो है वो ट्रेनिंग कराई जाती है अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि अगर बात करें आईपीएस की ट्रेनिंग जो है वो हैदराबाद में, और इसी के साथ में आईएएस की ट्रेनिंग जो है वो मसूरी में, और अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आईएफएस की ट्रेनिंग जो है वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कराता है, और उस इंस्टीट्यूट का नाम जो है हमारे देश में काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर रखा गया है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखता हूँ कौन कौन बताता है, और वो पर्सनैलिटी हमारी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, तो देखता हूँ कौन नाम बताएगा। तो ये जो मैंने पूरा प्रोसीजर आप लोगों को बताया यहाँ पर, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलता है। पर लेकिन जैसे यहाँ पर ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है, इसके बाद में फिर आप लोगों को स्टेट मिल जाते हैं, यानी कि आप लोगों को कैडर मिल जाते हैं कि कौन से स्टेट के अंदर आप लोग अपनी आगे आने वाली जॉब जो है वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी जो पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग जो चीज़ यहाँ पर राइटर साहब के द्वारा बोली गई, जिनका नाम है आर.के. राघवन साहब, वो सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर भी यहाँ पर रह चुके हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर वो साइप्रस के अंदर में हाई कमिश्नर भी रहे इंडिया के। ठीक है, तो इसके चलते इनके द्वारा पूरी सर्विस को ढंग से अंडरस्टैंड किया गया, और उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रस्साकसी चलती है यहाँ पर आईएएस की पोस्टिंग को लेकर, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम लोग अच्छे से अपनी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम लोग ढंग से लेकर आगे बढ़ पाएंगे। मतलब क्या इसका मतलब सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आईएएस की जॉब करता है या फिर आईपीएस की जॉब करता है ये स्टेट के अंदर में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से एंजॉय कर रहा होता है, यानी कि स्टेट के अंदर में वो काफी कंफर्टेबल जोन में रहता है, और जब वो कंफर्टेबल जोन में रहता है तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। पर लेकिन जब उसको स्टेट गवर्नमेंट से हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन पे अगर जाने की बात की जाए तो बहुत कम लोग जो है वो डेपुटेशन पे जाते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अलग अलग जो कि फोर्सेज है, रिजर्व जो अगर बात करें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गई, इनमें जो हेड बनते हैं वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। पर लेकिन कई बार जो है आईपीएस ऑफिसर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेपुटेशन पे जाना पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो कि हाई पोस्ट होती है, ठीक है, तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे जो आईएएस ऑफिसर हैं उनको बुलाया जाता है, पर लेकिन वो वहां पर भी जाना पसंद नहीं करते हैं। अब जब इनके द्वारा स्टडी की गई राघवन साहब के द्वारा, तो उन्होंने ये बताया कि एक सेटिस्फेक्शन मिलता है पर्टिकुलर पर्सन को स्टेट के अंदर में। एक तो ज्यादा बर्डन नहीं होता है, जितना बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट पर ज्यादा बर्डन होता है, बहुत ही ज्यादा उनको भागादौड़ी करनी पड़ जाती है। इसी के साथ में एक तरीके से जहां पर वो स्टेट के अंदर रहते हैं कई सारे लोग जो है वो अपने होम कैडर में होते हैं, तो वो उसको छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज इनके द्वारा ये बताई गई है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में अपनी सर्विस दे रहा है, उसको तो काफी पसंद है कि वो दिल्ली में आ जाए और दिल्ली में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराए,
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उतनी अच्छी एक लाइफ वो इंसान नहीं जी पाता है जितनी दिल्ली में एक कैपिटल के अंदर में, एक डेवलप एरिया के अंदर में वो जी पाएगा। तो यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन अगर दिल्ली के अंदर आ रहा है तो वो तो काफी इंजॉय करता है अपनी लाइफ को, पर लेकिन जो ऑलरेडी स्टेट के अंदर में एक कंफर्टेबल जोन में है वो वहां से निकल कर आना पसंद नहीं करते हैं। तो यहां पर ये बोला गया कि अगर अब लोग बात करें तो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा जब पर्टिकुलर एक फॉर्म भरा जाता है तो हजारों लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगा 1000 के करीब ओनली सिलेक्शन होते हैं या फिर उससे भी कम। वो जो 1000 सिलेक्शन होते हैं वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। तो जब सर्विस करना कोई स्टार्ट करता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर में और फिर लंबे समय तक उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर में वो अपनी सर्विस दे रहा होता है, तो वो अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय करता करता एक कंफर्टेबल जोन में चला जाता है। आप लोग खुद देखो, आज की डेट में मान लीजिए आप लोग पोस्टिंग हो किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर में, केरला के अंदर में मान लीजिए आप लोगों ने 5 साल तक अपनी सर्विस दी, फिर आप लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया गुजरात के अंदर में, तो आप लोगों को काफी दिक्कत होगी, मशक्कत होगी। यहाँ पर इन्वायरमेंट कुछ और था, लोगों का तरीका कुछ और था, खान पान कुछ और था, क्लाइमेट चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ और इन्वायरमेंट आप लोगों को नजर आता है, यहाँ पर कुछ और इन्वायरमेंट, भाषा, बोली, सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इंसान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई पर्टिकुलर केरला का पर्टिकुलर पर्सन है उसे दिल्ली में पोस्टेड कर दिया जाता है, तो ये डेपुटेशन पर अगर कोई जाता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डेपुटेशन पे यहाँ पर पहुंच पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली जो है वो लेटरल एंट्री की स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से इनको पर्टिकुलर अप टू द मार्क लोग मिल ही नहीं पाते हैं। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है। तो इसीलिए बोला गया इनके द्वारा कि एक स्टेबल सिस्टम होना चाहिए सिविल सर्विसेज का, अगर रियलिटी में हम लोग एक अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। यानी कि पता होना चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको अपनी जिंदगी के, अगर कोई मान लीजिए यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर कोई आईएएस बन गया, तो कम से कम ये होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पर्सन को जितने भी डिफाइंड टाइम है, यानी कि 5 साल 4 साल जो भी बोला जाए यहाँ पर, इतना टाइम जो है उसको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में देना ही देना पड़ेगा। इसको अगर कंपलसरी बना दिया जाए, अब वो टाइम क्या होगा उस टाइम के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं उनके साथ में ये बैठकर मुद्दा सामने निकाला जा सकता है। क्योंकि जब भी यहाँ पर ऐसा कोई मुद्दा निकल कर आता है तो वो एक फेडरल सिस्टम यानी कि संघवाद का जो ढांचा है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क निकल के आने लगता है, तो कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। हालांकि ये आर्टिकल जो इनके द्वारा लिखा गया है इसमें दिखाया गया इनके द्वारा यहाँ पर लाल बत्ती लगी हुई मर्सिडीज के ऊपर। ठीक है, ऐसा कौन सा आईएएस ऑफिसर है जो कि मर्सिडीज के ऊपर लाल बत्ती लगाकर चलता है? तो ये तो नॉर्मली मतलब मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। किसी राज्य में ऐसा होता है तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि आईएएस ऑफिसर जो है मर्सिडीज लगा के लाल बत्ती में चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, नॉर्मली तो अब तो लाल बत्ती भी आप लोगों ने देखा होगा कि लाल बत्ती भी जो है वो हटा दी गई है। ठीक है, तो आज की डेट में तो एक नॉर्मल इंसान की तरीके से ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है, पर लेकिन फिर भी वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सर्विस जो है वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, इसीलिए लोग एक बार सोचते हैं कि मेहनत कर ले और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर जो इनके द्वारा बातें बोली गई हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन को जो पूरा जो प्रक्रिया होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करके फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चला जाता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, तो अगर आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा है कि इसका सोल्यूशन आप लोग क्या देना चाहेंगे, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या सजेस्ट करोगे? ठीक है, आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन आप लोग इसमें से क्या सजेस्ट करता है। आप लोग के माइंड में क्या आएगा कि आप लोग इसको क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर ये काम किया जाए। एक झलक मैंने बता दिया आप लोगों को कि एक फेडरल सिस्टम है तो संघवाद के ढांचे के साथ में काम होना चाहिए, तो वो पॉइंट आप लोग जरूर इंक्लूड करके चलिएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ये कुछ शॉर्ट न्यूज है जिनके ऊपर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जा रही है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी कि रिकग्नाइज करना प्रायर लर्निंग, यानी कि कैसी लर्निंग की गई है उसको रिकग्नाइज करना। जैसे कि आप लोग कहीं पर सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर एक सर्विस में आप लोग सेलेक्ट हो जहां पर ड्रेस है, तो कई सारे लोग जो है कोशिश करते हैं कि ड्रेस पहन के घुमा जाए ताकि लोग उनको रिकग्नाइज करें कि हाँ ये जो है इस पर्टिकुलर सर्विस में काम करता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। अभी बात की जा रही है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसमें लगभग 7500 के करीब लोगों को अप स्किल किया गया, और यहाँ पर ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एसोसिएशन में देखने को मिलेगा। आखिर मुद्दा क्या है? हमारे देश में काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि कौशल विकास, यानी कि एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PMKVY भी यहाँ पर बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है हमारे देश में यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 के अंदर में, और इसका बेसिक पर्पज ये था कि हम लोग कैसे स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आज की डेट में यहाँ पर ये ऐसी स्कीम है जो कि यानी कि एक तरीके से ये एक्टिव है, ऐसा नहीं कि ये स्किल जो है
खत्म हो चुकी है, पहले ये स्टार्ट की गई थी, अभी ये स्किल नहीं चल रही है। आप लोगों से पूछा जाए कि ये स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंडर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था ताकि हमारी कंट्री में स्किल को डेवलप किया जा सके। स्किल को डेवलप करने का फायदा क्या होगा, जैसी स्किल हम लोग प्रोवाइड कराएंगे वैसे ही लोग हमको अलग अलग फील्ड में देखने को मिलेंगे, तो आगे उनकी जिंदगी जो है और बेटर चल सकती है। लॉन्च किसके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। अभी मुद्दा यहाँ पर यह कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई स्किल प्रोवाइड करा दी, तो उस स्किल को चेक किया जा रहा है कि वो स्किल सही है या फिर गलत है, कैसी स्किल यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। तो उसी के चलते यहाँ पर उसको चेक करने की कोशिश की जा रही है, इवेल्युएट करने की कोशिश की जा रही है कि एग्जिस्टिंग जो स्किल है वो कैसी है, उसमें क्या कोई इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जैसी कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलती है उसको ध्यान में रखते हुए जरूरी है। तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि बाहर से कोई कंपनी आ रही है तो हम लोग बोल सके कि हाँ इस स्किल के लोग हमारे देश के अंदर में है, आप लोग इनको ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ उनको मिलेगी, एक अच्छा स्टैंडर्ड मिलेगा, एक अच्छी सैलरी मिलेगी अगर स्किल ढंग से किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कोई है। ठीक है, जैसे कोई टीचर है तो उसकी टीचिंग स्किल हो गई, ठीक है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरिंग उसकी स्किल हो गई, वो डॉक्टर है, ठीक है। इसी के साथ में कोई बढ़ाई है कारपेंटर, उसकी वो वॉशरमैन, कोई धोबी है, कोई जुलाह है तो उसकी वो स्किल हो गई, कोई किसान है उसकी खेती करना स्किल हो गई। तो हर एक स्किल पर्टिकुलर पर्सन की स्किल होती है, तो वो अपने फील्ड में कितने शानदार तरीके से काम करता है ये उसकी स्किल डिसाइड करती है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, अभी रसिया के द्वारा बटरफ्लाई जो माइंस है उसको यूज़ किया गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो माइंस है वो इस तरीके की गोला आकार की होती है, उसके ऊपर कोई पैर रख दे तो वो फट जाती है, कोई टैंक आ जाए तो फट जाता है। तो ये बटरफ्लाई माइंस है जिसके ऊपर अगर 5 किलो का भी कोई पर्टिकुलर जो वेट आ जाए तो ये फट जाएंगी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि इनका काफ़ी लार्ज स्केल पर यूक्रेन के अंदर यहाँ पर किया गया है। तो ये बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं अभी यहाँ पर जो कि सामने निकल कर, इनको बटरफ्लाई माइंस बोला जाता है। वैसे इनके अंदर PFM1 और PFM1S 2 कैटेगरी की आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन कोई बच्चा भी इसके ऊपर पैर लग देगा तो ये फट जाएगी, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। एक बच्चे में 5 किलो से ज़्यादा वेट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन है जो यूक्रेन के अंदर में, वहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर रसिया यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी फेस करनी पड़ रही है। और अर्लियर यहाँ पर ये जो माइंस हैं जब सोवियत अफगान वॉर हुई थी उस टाइम पर वहाँ पर यूज़ की गई थी, बहुत सारे बच्चे भी इसकी वजह से इंजर्ड हुए थे। तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले किसकी हैं तो ये रसिया की हैं, जिसकी वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गई है। तो हल्की फुल्की से एक हल्का सा एक आइडिया इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन बने तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक छोटी सी पर लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। यहाँ पर अभी बात की जा रही है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में। भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है ये एक तरीका सिस्टम है जिसके तहत आप लोग क्रॉस बॉर्डर जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अलाउ किया गया BBPS टू द प्रोसेस क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट। यानी कि होता क्या है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसके बच्चे दूसरे एरिया में रहते हैं और वहाँ पर वो चाहते हैं कि यहाँ पर अपने जो घर के मेंबर को जो सीनियर सिटीजन है वो डिपेंडेंट जो रहते हैं बच्चों के ऊपर, अगर कोई बाहर है कोई किसी विदेश में है तो उनको यहाँ पर पैसा मिल सके। तो BBPS के थ्रू यहाँ पर अब यहाँ पर पहले जो कि रेजिडेंट्स के लिए था ओनली सिटीजन के लिए, अब यहाँ पर अलाउ किया जाएगा ताकि बाहर जाकर भी अगर कोई यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं तो एक अच्छा पेमेंट एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर ले पाएंगे। तो एक यूनिफॉर्म कस्टमर जो एक तरीके से कन्वीनियंस जो यहाँ पर फी है या फिर अदर जो फीचर है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि अच्छे से एक सिस्टम जो है वो लोगों को यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आप लोग सिस्टम यहाँ पर बोल सकते हैं जिसके तहत यहाँ पर एक अच्छी कनेक्टिविटी बन पाती है और एक सिक्योरिटी भी यहाँ पर रहती है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर यहाँ पर आप लोगों को काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। RBI जो है यहाँ पर कब स्टैब्लिश किया गया था सबसे पहले, और आज़ादी के बाद में सबसे पहले इसके जो गवर्नर थे वो कौन थे ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। अगर बात करें जेंडर के बारे में, यानी कि एक मेल है और दूसरा फीमेल है, अगर इनके बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है केयर रेटिंग के बारे में या फिर केयर रिपोर्ट के बारे में। तो ये एक तरह की रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई है जिसमें यहाँ पर ये बताया गया कि मेल और फीमेल क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो केयर ये एक एजेंसी है, याद रखिएगा एक कंपनी है यहाँ पर केयर, हेडक्वार्टर इसका इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1993 में बनाई गई थी। ये यहाँ पर ये बताती है कि मेल और फीमेल में क्या क्या इनइक्वलिटी है,
फिलहाल अगर बात करें जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है और फूड सिक्योरिटी के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि फूड को लेकर जो सिक्योरिटी रहती है वो भी अब इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। इनके द्वारा ये बताया गया यहाँ पर कि आज की डेट में अगर बात करें तो जेंडर इनइक्वलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है 109 कंट्री के अंदर में। इसका बहुत बड़ा रीजन जो है कोविड-19 भी रहा है। यहाँ पर अगर बात करें 828 मिलियन जो लोग हैं वो अफेक्ट हुए हैं हंगर की वजह से 2021 में। 150 मिलियन वुमेन देखने को मिलेगी जो कि फूड इनसिक्योर हो गई है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा देन द मैन। यानी कि महिला जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती है। आप लोग खुद सोचो, अगर घर में खाना कम है तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मम्मियाँ जो हैं वो खाना कम खाएगी, बच्चे को या फिर हस्बैंड को एक प्रॉपर खाना मिल जाए, उनका पूरा ये एक फोकस रहता है। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन फेस करता है? वो फेस करती है महिला। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट भी ये बता रही है। तो इसके चलते यहाँ पर हाउस होल्ड में काम करना, यानी कि घरों में काम करना, कोविड-19 के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो जॉब गई वो लड़कियों की गई और उसी टाइम पर उनका बर्डन भी बढ़ गया। घर में कोई बीमार बुजुर्ग है या फिर बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, हस्बैंड काम पर नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए और काम बढ़ गया। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा घरों में अगर किसी खासकर अगर बात की जाए, जैसे नहीं किसी के पास में बच्चा है उसको बात करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ बच्चे स्कूल में जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो शांति पड़ती है, यानी कि ज़िंदगी थोड़ा सा आसान होती है। जैसे स्कूल में से आएंगे फिर चेंचे पे वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी और उनका काम करना, उनको देखना, उनको खाना देना, उनके ड्रेस, उनकी बैग बैग वो सारा काम जो रहता है मम्मी पे आ जाता है टोटल मिलाकर, ठीक है। तो वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसी के चलते पुअर डाइट वुमेन और चिल्ड्रन की यहाँ पर देखने को मिली। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। और जो मेन होते हैं, अगर वो घर से बाहर कोई पुरुष काम करके आता है तो घर के अंदर फिर वो कोई हाथ नहीं लगाता, उसको ये लगता है कि बहुत पहाड़ पलट के आ गया, सारा काम घर का जो है महिला करेगी, अब तुमको कुछ नहीं करना है। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जबकि दोनों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर लगता है थोड़े बहुत काम जैसे कि वो घर का काम कर रही है अगर कोई औरत, तो वो क्या कर सकता है, बच्चे के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, उसको पढ़ा सकता है, बैठा के होमवर्क वगैरह कराना, वो सारी चीज़ें। इसी के साथ में यहाँ पर जो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा असोल्ट झेलना पड़ता है महिलाओं को, ये बताया गया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के साथ साथ में यहाँ पर इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा जो पॉलिसी मेकर हैं, ताकि इन सब सिचुएशन को टैकल किया जा सके और ये जो भी इनइक्वलिटीज़ हैं इनको साइड में रखा जा सके, वरना बहुत सारी दिक्कतें आने वाले टाइम में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं। आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में, ये सही है या फिर गलत है? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि आप लोगों ने कभी ऐसा इंसिडेंट अपने आसपास में देखा है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ये इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूज़ है जो कि वन लाइनर टाइप की हैं, जिनसे कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। जैसे कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो यहाँ पर अभी घटकर काफ़ी नीचे आ गया था। लास्ट जब इसको चेक किया गया तो ये 572 पर आ गया बिलियन डॉलर। ये 600 से ऊपर चल रहा था, अभी यहाँ पर काफ़ी नीचे आ गया। बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो अपना पैसा बाहर निकल कर चले गए लेकर, उसकी वजह से इशू देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उनको बोला गया कि जो भी रिकवरी एजेंट होते हैं, यानी किसी को लोन दे दिया और फिर उसको रिकवरी करने की बात आती है, तो बोला गया नो फोन कॉल बिफोर 8 AM और आफ्टर 7 PM। सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखने को मिलती थी, अगर किसी ने लोन ले लिया तो उसके घर पर किसी भी टाइम फोन किया जा रहा है, किसी भी टाइम उनको परेशान किया जा रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लोगों को देखने को मिलता था। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर एक रोक लगाने की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी एक प्रक्रिया बोल सकते हैं, एक बैंकिंग सिस्टम का एक पॉजिटिव एंगल आप लोग बोल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ जो कोऑपरेशन के द्वारा और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा इन न्यू दिल्ली। तो पूछा जा सकता है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है, तो ये 6.71% देखने को मिला और यहाँ पर जून के महीने में 7 था, जबकि टारगेट क्या रहता है 4 ± 2, यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में रहता है। पर लेकिन यहाँ पर जो है वो एक प्रक्रिया जो है उससे ऊपर चीज़ें उठ चुकी हैं, जिसके चलते यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है मैंने आप लोगों को बताई थी। यहाँ पर याद रखिएगा इसके अंदर जो कोर सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना रहता है, ये आप लोग बताएगा। और कोर सेक्टर के बारे में अगर आप लोगों को देखना है तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराया था। SLVpedia पर जाना और यहाँ पर जैसे आप लोग कोर सेक्टर के बारे में जाकर चेक करोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई आप लोग को आ जाएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सारी डिटेल में यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। इसको आप लोग देखिएगा ताकि कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों को देखने को न मिले, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर स्टार्टअप उत्सव के बारे में बात की जा रही है, तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन दिल्ली में इसको एक तरीके से एंजॉय किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा पूछा गया ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, कि यहाँ पर अगर बात करें
तो ये बात की जा रही है बेसिकली जो स्टॉक है उसको डिस्क्लोज किया जाए तोर प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके की गाइडलाइन यहाँ पर दी जा रही है, और प्लस नहीं, पल्स है यानी कि दाल की बात की जा रही है, ठीक है। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो तोर अरहर की दाल होती है ना उसके बारे में बात की जा रही है। तो कई बार क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मार्केट में दालें हैं बहुत सारी, उनको इकट्ठा कर एक गोदाम में रख लिया। तो जैसे उसको किसी गोडाउन में रखा गया तो वहां पर क्या हो गया, फिर बाहर से उसका जब प्राइस बढ़ जाएगा उसके बाद में उसको निकालना स्टार्ट करते हैं, तो ये दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो एक कंपटीशन भी मार्केट में बढ़ जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो वो गलत बात है, तो ये याद रखिएगा। तो ये अरहर की दाल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो तोर पल्स यानी कि पल्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में 7% जो इंडियन है उनके पास में क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलती है 2021 में। ये यूएनसीटीएडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा बोला गया है। यानी कि भारत के अंदर भी 7% के करीब लोग ऐसे हैं जो कि आज की डेट में यहाँ पर ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेस है न्यूज़ में, यहाँ पर याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर तमिलनाडु के अंदर अभी रामसर साइड भी ऐड की गई, पल्लीकरनी, ये मास रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है कहाँ पर है, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है इसके बारे में याद रखिएगा। और जब हम लोग बात करते हैं रामसर साइट के बारे में, तो एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर ये नेगेटिव चीज़ कैसे होती है, अगर किसी रामसर साइट में हमारा जो दर्ज कर दिया जाता है ये इस तरीके से नाम, तो ये नेगेटिव कैसे है। देखिए नेगेटिव ये ऐसे है कि हम लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ गई, अब तक प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, ऐसी दुनिया भर के लेक है हमारे देश में जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पर लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर लेक को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई है तो वो एक तरीके से नेगेटिव चीज हो गई ना। लड़कियां घर से बाहर जा रही हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर घर से बाहर जाए तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है ताकि कोई उनके साथ में गलत सलत न कर दे। तो इसका मतलब हम लोग नेगेटिव स्पेस में रह रहे हैं, वहां पर लड़का कहीं भी घूम सकता है पर लड़की नहीं जाएगी, तो उसके बारे में यहां पर ये बात की गई थी, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या बोला था, अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो, कंफ्यूजन के साथ में नहीं रहना है, ठीक है। ये 5 नए शब्द हैं जिनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से किया गया। ये आप लोग की वोकेबलरी इंप्रूव करेंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनका आंसर आप लोग दीजिएगा। एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करोगे। देखो यार अच्छा लगता है जब आप लोग सेंटेंस फॉर्म करते हो, ये आप लोग को लाइफ में इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करेंगे, आंसर राइटिंग में आप लोग की अच्छी होगी, अगर आप लोग के पास में अच्छी वोकेबलरी होगी तो इनको जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। ब्रेम का मतलब होता है किनारा, यानी कि पीक आप लोग कई बार बोल सकते हैं, यानी एक तरीके से। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग बेसिकली समझ सकते हैं, और ये तभी आप लोग याद रख पाएंगे जब आप लोग इनसे सेंटेंस फॉर्म करोगे। परेड एक तरीके से नहीं कहते परेड देखने जाना है, ठीक है, तो 26 जनवरी की परेड देखनी है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो शो आप लोग बोल सकते हैं, या फिर डिस्प्ले टाइप में कुछ, ठीक है। कमेंट्स मतलब आराम, यानी कि चीजों को स्टार्ट करना, तो ये एक शब्द है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शब्द जो है यहाँ पर ये है डिसर्निंग, यानी कि एक तरीके से समझदार बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जिसके पास में एक अच्छा डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है, कोई चीज को सेलेक्ट करना है तो ढंग से सेलेक्ट कर सके वो इंसान, तो ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि एक अवेयर पर्सन भी आप लोग बोल सकते हैं जो कि अच्छे से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बाईएनियल यानी कि द्विवार्षिक, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर 2 साल में एक बार जो चीज होती है उसको बोलते हैं। कई बार कई सारी मीटिंग ऐसी होती हैं जिसके बारे में सुना होगा, कई सारी डिफेंस एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और ये ऐसे शब्द हैं जो कि अक्सर न्यूज़पेपर के अंदर में कई बार आप लोगों को बड़ी ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। अगर इनके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को होगा तो एक आर्टिकल को भी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जिससे कि लंबे समय तक आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो जब भी कोई डाउट होता है तो उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है। और यहाँ तो और भी कई सारे शब्द आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से सेंटेंस भी फॉर्म किए गए थे खुशी के द्वारा। कल की जो वीडियो है उसके नीचे मैंने पिन कर दिया इनके कमेंट, आप लोग जाकर देखेगा, और कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये था पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। एक पर्सन के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, इनका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। तो ये एक हमारी कंट्री के पॉलिटिशियन है जो कि तेलंगाना से निकल कर आते हैं। AIMIM इनकी लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल पार्टी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जब भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा निकल कर आता है तो ये हमेशा उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। हालांकि कई बार काफ़ी सारे वो क्रिटिकल होते हैं जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती हैं। पेशे से ये एक वकील है आई थिंक। तो यहाँ पर इनके बारे में आप लोगों से इसलिए पूछा था क्योंकि देखिए कई बार ना कई सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से कि क्या क्या चीज़ें कई बार वो रहता है ना कि एक तरीके से कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछ लिया जाए। तेलंगाना में अपॉइंट किया गया था यहाँ पर चेयरमैन ऑफ तेलंगाना पब्लिक अकाउंट कमेटी का इनको 2019 में।
तो कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो जो पर्सनैलिटी किसी भी तरीके से कोई न्यूज़ में होती है तो हल्का सा आइडिया आप लोग उसके बारे में रख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। मैं आप लोगों के फीडबैक जो है वो देखता हूँ, जो भी आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो अच्छा लगता है तो बताना। इसी के साथ में पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल ही जाती है। 2 क्वेश्चन पोस्ट करूंगा आंसर राइटिंग के लिए, तो आंसर राइटिंग ग्रुप में उनका आंसर आप लोगों को जरूर देना है। जो ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 70,000 से भी ज़्यादा मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जब आप लोग आंसर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी शानदार तरीके से डिटेल में यहाँ पर अपने आंसर प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी यहाँ पर जाकर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उनके आंसर आप लोग देखिए और एक दूसरे को सपोर्ट भी आप लोग कर सकते हैं, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, एक तो आज ही के डिस्कशन से होता है और एक होता है पुराना क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। तो जब आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे तो ही कुछ सीखोगे, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट जरूर करना है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ काफी अच्छे से आप लोगों ने आज का डिस्कशन एंजॉय किया है। कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।